माइटोकॉन्ड्रिया कंप्लीट हो गया था। प्लास्टिड्स के बारे में भी हमने कुछ बातें कर ली थी। क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट के बारे में बात कर ली थी हमने। क्लोरोप्लास्ट से स्टार्ट करना था। क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी जनरल बातें थी, वो कंप्लीट हो गई थी। स्ट्रक्चर स्टार्ट करनी है, यही था। चलो स्ट्रक्चर बनाते हैं। बच्चों, अगर हम क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर के बारे में जानना चाहें तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी टू मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहती है। अगर इसके अंदर टू मेम्ब्रेन प्रेजेंट है तो चेंबर भी इसके अंदर टू है। हमें इसकी दोनों मेम्ब्रेन और दोनों चेंबर के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन लेनी है। जब हम देखें तो इसके अंदर आउटर साइड के अंदर जो मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहेगी उसको हम नाम देंगे बच्चे आउटर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन है, उस आउटर मेम्ब्रेन के अंदर पोरीन प्रोटीन प्रेजेंट रहता है। क्या रहता है? पोरीन प्रोटीन। बच्चों, जो इनर साइड में मेम्ब्रेन है उसको हम बोलेंगे इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन है और आउटर मेम्ब्रेन है, इन दोनों के बीच में स्पेस प्रेजेंट रहता है। इस स्पेस को बोला जाता है आउटर चेंबर। इस आउटर चेंबर के बारे में बात करें तो ये दो मेम्ब्रेन के बीच का स्पेस है, इसलिए इसको बोल दिया जाता है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। क्या बोल दिया जाएगा? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। बच्चों, जब हम इनर मेम्ब्रेन के इनसाइड जाएंगे तो मिलेगा इनर चेंबर। और जो इनर चेंबर है, इस इनर चेंबर को यहाँ पे बोला जाता है स्ट्रोमा। क्या बोला जाता है? स्ट्रोमा। यहाँ पर इनर चेंबर को मैट्रिक्स नहीं बोला जाता है, क्या बोला जाता है? स्ट्रोमा। बच्चों, सबसे पहले हम बात करेंगे मेम्ब्रेन के बारे में। यहाँ पर मेम्ब्रेन्स कोई स्पेशल फंक्शन परफॉर्म नहीं करती हैं। यहाँ पर अगर मेम्ब्रेन कोई स्पेशल फंक्शन परफॉर्म नहीं करती है तो मेम्ब्रेन के बारे में ज्यादा कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। लेकिन आउटर मेम्ब्रेन के अंदर पोरीन प्रोटीन प्रेजेंट है, इनर मेम्ब्रेन के अंदर पोरीन प्रोटीन एब्सेंट है। तो बच्चे, अगर आउटर मेम्ब्रेन में पोरीन प्रोटीन प्रेजेंट है तो आउटर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन के कंपैरिजन में रहेगी मोर परमिएबल। ठीक है जी। बच्चों, माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन मैट्रिक्स साइड में फोल्ड होके अपना सरफेस एरिया इंक्रीज कर रही थी, लेकिन क्लोरोप्लास्ट की इनर मेम्ब्रेन स्ट्रोमा साइड में फोल्ड होके अपना सरफेस एरिया इंक्रीज नहीं करती। क्यों नहीं करती? उसके पीछे रीजन ये है कि माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन को बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म करने थे, इसलिए उसको अपना सरफेस एरिया इंक्रीज करना जरूरी था, इसलिए उसने इनसाइड फोल्ड होके क्रिस्टी का फॉर्मेशन किया। लेकिन क्लोरोप्लास्ट की मेम्ब्रेन है, वो बच्चे इनसाइड फोल्ड नहीं होगी, मतलब क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्रिस्टी रहेंगे एब्सेंट। ठीक है।
जब बच्चों हम आउटर चेंबर के बारे में बात करें तो आउटर चेंबर में कुछ ऐसा होता नहीं है जिसके बारे में आपको बताऊं, यानी कोई स्पेसिफिक इसका फंक्शन नहीं है। अगर नहीं है तो बस आपको याद रखना है दोनों मेम्ब्रेन के बीच बिटवीन जो चेंबर रहेगा उसको क्या बोला जाएगा, आउटर चेंबर। इनर चेंबर के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, वो हमें समझना है। इनर चेंबर को बच्चों स्ट्रोमा बोलते हैं और स्ट्रोमा के अंदर एक मेम्ब्रेनियस पार्ट रहता है। जो स्ट्रोमा के अंदर मेम्ब्रेनियस पार्ट रहता है उसको क्या बोला जाता है, ये समझा रहा हूं, पेन डाउन करके अच्छे से समझे बच्चों। यहाँ पर आप लोगों को एक सेक लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रही होगी जो एक के ऊपर एक अरेंज हो रही है। ये सेक लाइक फ्लैट स्ट्रक्चर है और मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। इस सेक लाइक स्ट्रक्चर को बोला जाता है थाइलेकोइड। क्या बोला जाएगा, थाइलेकोइड। यानी एक यूनिट है ये, क्या है बच्चे, थाइलेकोइड है। इस थाइलेकोइड को एक और नाम दिया जाता है लेमिला। क्या ना बोला जाता है, लेमिला या फिर लेमिली। बच्चों सिंगल क्या है, थाइलेकोइड। एक के ऊपर एक क्या मेनी थाइलेकोइड अरेंज हो रहे, अरे बोलो। जब बच्चों ये मेनी थाइलेकोइड अरेंज होंगे तो अरेंज होने के बाद में एक यहाँ पे स्ट्रक्चर बन रही है। इस स्ट्रक्चर को बोला जाता है ग्रेनम। क्या बोला जाता है, ग्रेनम। क्या बोल रहा हूं, ग्रेनम। ग्रेनम बोला जाता है। क्या बच्चों यहाँ पर भी थाइलेकोइड एक के ऊपर एक अरेंज होके एक स्ट्रक्चर बना रहे, इसको भी क्या बोला जाएगा, ग्रेनम। ऐसे ही बच्चों बहुत सारे इसके अंदर ग्रेनम फॉर्म होंगे और ग्रेनम के नंबर कितने होंगे, 40 to 60। यानी 1 क्लोरोप्लास्ट के अंदर ग्रेनम कितने हो सकते हैं, 40 to 60। बच्चों जितने भी ग्रेनम है इन ग्रेनम को कलेक्टिवली बोला जाता है ग्रेना। क्या बोला जाता है, ग्रेना। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि ग्रेनम सिंगुलर वर्ड है और ग्रेना प्लूरल वर्ड है? तो याद रखना है, प्लूरल वर्ड क्या है, ग्रेना। सिंगुलर वर्ड क्या है, ग्रेनम। इन सभी को कलेक्टिवली क्या बोलेंगे, ग्रेना। और एक सिंगल पाइल है तो इसको क्या बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा, ग्रेनम। ठीक है जी। जिनको नहीं समझ में आया उनके लिए एक छोटा सा एग्जांपल, जो एनसीईआरटी लेती है वही एग्जांपल मैं ले रहा हूं। मैंने बच्चों एक सिक्कू से भरा हुआ बैग लिया। क्या है उसके अंदर, सिक्के, कॉइन से। कॉइन से भरा हुआ बैग था, उस बैग को लाया और उस बैग को यहाँ पे आपके सामने खाली कर दिया। अब मैंने कॉइन्स एक एक उठाए और एक एक कॉइन उठाकर आपके सामने बच्चों यहाँ पर अरेंज करता गया। जब एक के ऊपर एक में कॉइन्स अरेंज करता गया तो क्या बच्चों एक पाइल बनेगा। जो एक सिंगल पाइल बन रहा है इसी को क्या बोला जाएगा बच्चे, ग्रेनम। क्या बोला गया है, ग्रेनम। फिर से मैंने बच्चों कॉइन्स उठाए और यहाँ पर अरेंज किए, क्या एक पाइल और बना दिया, इसको भी क्या बोला जाएगा, ग्रेनम। ऐसे यहाँ पर भी बनाया, क्या बोला जाएगा, ग्रेनम। क्या बच्चों मेनी ग्रेनम है। इन ग्रेनम को कलेक्टिवली क्या बोला जाएगा, ग्रेना। मैंने एक सिंगल पाइल में से एक सिंगल कॉइन उठाया, ये सिंगल कॉइन उठाया, ये सिंगल कॉइन क्या है, थाइलेकोइड। क्या है, थाइलेकोइड। कहने का मतलब यह है कि ग्रेनमस ग्रेनम की बेसिक यूनिट क्या है, थाइलेकोइड। तो ग्रेना की बेसिक यूनिट क्या है, थाइलेकोइड। क्लियर है। जब बच्चों बात करें कि टू ग्रेनम है, उन टू ग्रेनम को एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर कनेक्ट कर रही है। अगर देखेंगे तो ये ग्रेनम इन दोनों को क्या एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर कनेक्ट कर रही है। ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इनको कनेक्ट कर रही है, ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इनको कनेक्ट कर रही है, इस स्ट्रक्चर को बोला जाता है बच्चे स्ट्रोमा थाइलेकोइड। क्या बोला जाता है, स्ट्रोमा थाइलेकोइड। ये जो स्ट्रोमा थाइलेकोइड है, ये स्ट्रोमा थाइलेकोइड किसके बिटवीन है, क्या टू ग्रेनम के बिटवीन है। तो इसको नाम क्या दिया जाता है, स्ट्रोमा थाइलेकोइड, या फिर इसको एक और नाम दिया जाता है स्ट्रोमा लेमेली। ठीक है जी। और एक और नाम दिया जाता है, बोला जाता है बच्चे फ्रेड चैनल। क्या बोला जाता है, फ्रेड चैनल। तो याद रखना है, टू ग्रेनम को आपस में अटैच करने वाली स्ट्रक्चर है उसको क्या बोला जाएगा, अरे क्या बोला जाएगा, स्ट्रोमा थाइलेकोइड। और बच्चों ये सिंगल पहले इसको क्या बोला जाएगा, ग्रेनम। सभी को कलेक्टिवली ग्रेना। क्लियर है बच्चों। अगर हमें ग्रेना उस ग्रेना के बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन लेनी है, ग्रेना के बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन लेनी है, तो क्या एक थाइलेकोइड को उठा ले। एक थाइलेकोइड के अगर हम कंप्लीट स्ट्रक्चर के बारे में जान लेंगे तो अपने सामने इस ग्रेनम की कंप्लीट स्ट्रक्चर आ जाएगी। थाइलेकोइड की स्ट्रक्चर जानने से पहले 2 पॉइंट वो भी डिस्कस करने जरूरी है। जब बच्चों यहां पर एक ग्रेनम में देखेंगे तो क्या मेनी थाइलेकोइड है, ये क्या एक सिंगल ग्रेनम के ही थाइलेकोइड है। अगर बच्चों ये जो थाइलेकोइड है, इस थाइलेकोइड की बात की जाए तो क्या टू थाइलेकोइड का बिटवीन थाइलेकोइड है, और एक सिंगल ग्रेनम का थाइलेकोइड है, तो इसको क्या नाम दिया जाए, इंट्राग्रेनल थाइलेकोइड या इंटरग्रेनल थाइलेकोइड। इंट्राग्रेन,
क्योंकि एक सिंगल थाइलेकोइड के क्या, सॉरी, एक सिंगल ग्रेनम का ही क्या है, थाइलेकोइड। तो क्या नाम दिया जाएगा इसको, इंट्राग्रेनल, या फिर बोला जाएगा इंट्राग्रेनम थाइलेकोइड। अगर बच्चों हम यहां पर देखेंगे तो ये स्ट्रोमा लेमिली है। इस स्ट्रोमा लेमिली के बारे में बात की जाए तो क्या टू ग्रेनम के बिटवीन पार्ट है? अरे बोलो, ये टू ग्रेनम को आपस में अटैच कर रहा है। अगर टू ग्रेनम को आपस में अटैच कर रहा है तो इसको क्या नाम दिया जाए, इंट्राग्रेनम या फिर इंटरग्रेनम? इंटरग्रेनम। तो इसको बोला जाएगा इंटरग्रेनम थाइलेकोइड। क्या नाम देंगे बच्चे, इंटरग्रेनम थाइलेकोइड। लेकिन जब एनसीईआरटी पढ़ोगे तो वहां पे उल्टा लिखा हुआ मिलेगा। उल्टा लिखा हुआ मिलेगा मतलब कैसे मिलेगा बच्चे, जब हम एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो वहां पर स्ट्रोमा थाइलेकोइड के लिए लिखा हुआ मिलेगा इंट्राग्रेनम थाइलेकोइड। क्या इंट्राग्रेनम थाइलेकोइड हो सकता है क्या? नहीं। क्या रहेगा, इंट्राग्रेनम थाइलेकोइड। और जब आप मॉड्यूल पढ़ोगे तो उसके अंदर करेक्ट लिखा हुआ मिलेगा। तो आपको करेक्ट ही मानना है, इनकरेक्ट को नहीं मानना है। अरे ठीक है, आगे। हम बच्चों थाइलेकोइड और साइलेकोइड के बारे में जानना चाहते हैं। तो मैंने एक यहां से सिंगल थाइलेकोइड को उठाया और आपके सामने इधर जूम किया। थाइलेकोइड और साइलेकोइड के अंदर सिंगल मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहती है। थाइलेकोइड में क्या प्रेजेंट रहती है, सिंगल मेम्ब्रेन। सिंगल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। मैं इस थाइलेकोइड की थिकनेस दिखा रहा हूं, यानी थाइलेकोइड मेम्ब्रेन की थिकनेस दिखा रहा हूं। अगर थाइलेकोइड मेम्ब्रेन की थिकनेस दिखा रहा हूं तो क्या कुछ हमें थिक बनानी पड़ेगी मेम्ब्रेन को? अरे बोलो, आप इसको डबल मेम्ब्रेन मत समझ लेना। डबल मेम्ब्रेन मत समझ लेना, ये सिंगल मेम्ब्रेन ही है। ये मेम्ब्रेन की क्या दिखाई गई है बच्चे, थिकनेस। ये आप लोगों के सामने बनाया गया है थाइलेकोइड। क्या बनाया गया है, थाइलेकोइड। ये बच्चे थाइलेकोइड है। और इस थाइलेकोइड साइलेकोइड की ये है मेम्ब्रेन। थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट रहते हैं बच्चे ऑक्सीसोम। क्या प्रेजेंट रहते हैं, ऑक्सीसोम। आप सभी जानते हो ऑक्सीसोम, और ऑक्सीसोम बैडमिंटन के बैट लाइक स्ट्रक्चर होता है। यस और नो? लास्ट क्लास में ही आप लोगों को बताया था, ऑक्सीसोम बैडमिंटन की बैट लाइक स्ट्रक्चर होती है। ऑक्सीसोम के अंदर एक बच्चों बेस पार्ट होता है। उस बेस पार्ट को क्या बोला जाता है, एफ नॉट। और जो हेड पार्ट होता है उसको बोला जाता है F1। ठीक है जी। जो बच्चों थाइलेकोइड और साइलेकोइड के अराउंड मेम्ब्रेन है, तो इस थाइलेकोइड के बिटवीन है यहाँ पे स्पेस। इस स्पेस को बोला जाता है ल्यूमेन। क्या बोला जाता है, ल्यूमेन। यानी थाइलेकोइड है, थाइलेकोइड एक मेम्ब्रेन बाउंड फ्लैट सेक लाइक स्ट्रक्चर होती है। और इस सेक लाइक स्ट्रक्चर के बिटवीन क्या प्रेजेंट रहता है, स्पेस। इस स्पेस को क्या बोला जाता है, ल्यूमेन। बच्चों इस थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन पे मेनी ऑक्सीसोम प्रेजेंट रहते हैं, कोई एक ऑक्सीसोम नहीं होता है। हमने समझने के लिए एक ऑक्सीसोम लिया है, लेकिन मेनी ऑक्सीसोम प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है जी। जो थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन है, इस थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन के अंदर पिगमेंट्स एम्बेडेड रहते हैं। क्या एम्बेडेड रहते हैं, पिगमेंट्स। बच्चों पिगमेंट्स एम्बेडेड रहते हैं और वो पिगमेंट्स बनाते हैं ग्रुप। क्या बनाते हैं, ग्रुप। जो पिगमेंट्स का ग्रुप होगा उस ग्रुप को बोला जाता है क्वांटासोम। क्या बोला जाता है, क्वांटासोम। क्वांटासोम में क्वांटासोम किसको बोला जाएगा, क्वांटासोम बोला जाएगा ग्रुप ऑफ पिगमेंट्स को। अरे क्या बोला जाएगा, ग्रुप ऑफ पिगमेंट्स को। ये जो ग्रुप ऑफ पिगमेंट्स बन रहा है यहाँ पे, इसको यहाँ सेल बायोलॉजी में क्वांटासोम बोला जाता है। और जब फोटोसिंथेसिस पढ़ा जाता है तो वहां पर बोला जाता है बच्चे फोटोसिस्टम। क्या बोला जाता है, फोटोसिस्टम। यानी यही आगे जाके इन्हीं को क्या बोला जाएगा, फोटोसिस्टम। यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं, क्वांटासोम। क्वांटासोम में क्वांटासोम का नंबर कोई एक नहीं होता है। इस साइलेकोइड की मेम्ब्रेन के अंदर बच्चों मैनी पिगमेंट्स और मैनी पिगमेंट्स ग्रुप बनाते हैं और अलग अलग जगह जाके ग्रुप बनाते हैं। जब अलग अलग ग्रुप बनते हैं तो मैनी क्या प्रेजेंट रहेंगे, क्वांटासोम। वन क्वांटासोम के अंदर पिगमेंट के नंबर कितने रहेंगे, 250 टू 500। कितने होंगे बच्चे, 250 टू 500। 250 टू 500 इसके अंदर क्या मिलेंगे आपको, पिगमेंट्स। याद रखना है कितने हैं, 250 टू 500। बच्चों क्वांटासोम के अंदर जो पिगमेंट मिलेंगे उन पिगमेंट में कौन कौन से मिलेंगे, क्लोरोफिल ए मिलेगा, क्लोरोफिल बी मिलेगा एंड कैरोटीनोइड्स मिलेंगे। क्या मिलेंगे, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी एंड कैरोटीनोइड्स। ये पिगमेंट है, यहाँ पर ग्रुप बनाएंगे और ग्रुप बनाएंगे तो क्या बनेगा, क्वांटासोम। हेलो। अब बच्चों यहाँ पर ये पिगमेंट और पिगमेंट थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन के अंदर एम्बेडेड है। क्या थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन के अंदर एम्बेडेड है? जब ये थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन के अंदर एम्बेडेड है और बच्चों सनलाइट और सनलाइट इन पिगमेंट्स के ऊपर आएगी, क्या आएगी, सनलाइट। जब पिगमेंट्स के ऊपर आएगी तो फिर एक प्रोसेस चलेगी जिसको हम बोलेंगे फोटोसिंथेसिस। क्या बोलेंगे, फोटोसिंथेसिस।
जब हम फोटोसिंथेसिस पढ़ते हैं तो फोटोसिंथेसिस बच्चों 2 स्टेप के अंदर कंप्लीट होता है। कितनी स्टेप में? 2 स्टेप में। फर्स्ट स्टेप को बोला जाता है लाइट रिएक्शन और सेकंड स्टेप को बोला जाता है डार्क रिएक्शन। जो डार्क रिएक्शन है उस डार्क रिएक्शन को केल्विन साइकिल भी बोला जाता है, C3 साइकिल भी बोला जाता है। बच्चों जब लाइट रिएक्शन चलती है तो लाइट रिएक्शन चलती है ग्रेना में। किसके अंदर चलती है? ग्रेना में। तो याद रखना है लाइट रिएक्शन कहाँ चलती है? ग्रेना में। जब लाइट रिएक्शन चलती है तो आपको आइडिया दे रहा हूं कैसे चलती है। बच्चों सनलाइट और सनलाइट से लाइट आएगी और जब लाइट आएगी तो यहाँ पर लाइट आएगी फोटोन की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में? फोटोन की फॉर्म। जब फोटोन की फॉर्म में लाइट आएगी तो ये जो पिगमेंट है इन पिगमेंट के पास में आएंगे फोटोन और जब फोटोन आएंगे तो पिगमेंट के इलेक्ट्रॉन होंगे एक्साइटेड। जब इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होंगे तो मेम्ब्रेन के अंदर बच्चे इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन करेंगे मूव। जब इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो यहाँ पर इस ये जो थाइलेकोइड, इस थाइलेकोइड के अराउंड कौन सा पार्ट प्रेजेंट है? ये थाइलेकोइड, इसके अराउंड कौन सा पार्ट है? क्या स्ट्रोमा है? तो बच्चे स्ट्रोमा, इस स्ट्रोमा से पकड़े जाएंगे यहाँ पर प्रोटॉन। क्या पकड़े जाएंगे? प्रोटॉन। और उन प्रोटॉन को पंप कर दिया जाता है ल्यूमेन में। कहां पर? ल्यूमेन में। जब ल्यूमेन में पंप कर दिया जाता है तो ल्यूमेन के इनसाइड H+ आयन की कंसंट्रेशन हो जाती है हाई। जब हाई हो जाती है तो ये H+ आयन अपनी हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन मूव करते हैं और जब मूव करते हैं तो ऑक्सीसोम के थ्रू करते हैं। जब ऑक्सीसोम के थ्रू करते हैं तो बच्चे इसके बेस को क्रॉस करते हुए हेड से टकराते हुए कहां जाते हैं? स्ट्रोमा में। जब हेड से टकराते हुए जाते हैं तो H+ आयन अपनी एनर्जी किसको दे देते हैं? हेड को। हेड के अंदर कन्फॉर्मेशनल चेंजेज होते हैं और जब कन्फॉर्मेशनल चेंजेज होते हैं तो एनर्जी बाहर रिलीज होती है। उस एनर्जी को रिसीव करता है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। जब इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बच्चों एनर्जी रिसीव करता है तो वो एडीपी के साथ में होता है बाइंड। जब एडीपी के साथ में बाइंड हो रहा है और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बाइंड हो रहा है तो क्या हो रहा है? फॉस्फोराइलेशन। क्या हो रहा है? फॉस्फोराइलेशन। जब बच्चों यहाँ पे एडीपी, उस एडीपी का फॉस्फोराइलेशन होगा तो आगे बनेगा एटीपी। क्या बनेगा? एटीपी। तो क्या यहाँ पर भी फॉस्फोराइलेशन हुआ है? अरे बोलो। फॉस्फोराइलेशन हुआ, लेकिन फॉस्फोराइलेशन के लिए एनर्जी किसने प्रोवाइड करवाई? क्या बच्चों यहाँ पर ऑक्सीडेशन से नहीं आई है, यहाँ पर एनर्जी आई है। वो क्या सनलाइट से आई है? सनलाइट और सनलाइट के फोटोन आए, फोटोन है, उन फोटोन ने इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड किया, इलेक्ट्रॉन है, उन इलेक्ट्रॉन ने प्रोटॉन को पकड़ा और यहाँ पे ट्रांसफर किया और जब ट्रांसफर किया तो इलेक्ट्रॉन ने अपनी एनर्जी किसको दे दी? प्रोटॉन को। अब प्रोटॉन के पास एनर्जी किसकी आई है? सनलाइट की, यानी फोटोन की। यस और नो? अब ये प्रोटॉन जब यहाँ से रिलीज होंगे तो एनर्जी किसको आगे ट्रांसफर कर देंगे? इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को। तो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के पास एनर्जी किसकी आई? क्या सनलाइट की आई? क्या फोटोन की आई? तो बच्चे फोटोन की एनर्जी की वजह से क्या हो रहा है? फॉस्फोराइलेशन। तो इसको प्यार से बोला जाएगा फोटोफॉस्फोराइलेशन। क्या बोला जाएगा? फोटोफॉस्फोराइलेशन। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। और फोटोफॉस्फोराइलेशन कहाँ होता है? क्लोरोप्लास्ट में। अरे कहाँ पे? क्लोरोप्लास्ट में। याद रहेगा, अच्छे से याद रहना चाहिए। जब बच्चों लाइट रिएक्शन चलती है तो लाइट रिएक्शन से क्या बनाए जाते हैं? एटीपी। और साथ में बनाए जाते हैं NADPH2। क्या बनाए जाते हैं? NADPH2। जो लाइट रिएक्शन में एटीपी और NADPH2 बने हैं उनको डार्क रिएक्शन में यूटिलाइज किए जाते हैं और डार्क रिएक्शन में यूटिलाइज करके फूड का सिंथेसिस कर दिया जाता है। यानी क्लोरोप्लास्ट है, ये क्लोरोप्लास्ट क्या करता है? क्या फूड का सिंथेसिस करता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? क्या फूड का ब्रेकडाउन करता है। हेलो। क्लोरोप्लास्ट क्या करता है? फूड का ब्रेकडाउन। क्लोरोप्लास्ट क्या करता है? फूड का सिंथेसिस। और माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? ब्रेकडाउन। जब बच्चों यहां पर फूड का सिंथेसिस किया जा रहा है तो फूड कहां बनाया जाता है? क्या किचन में? अरे कहां बनाया जाता है? किचन में। तो हम बोलेंगे सेल और सेल की किचन क्या है? क्लोरोप्लास्ट। अरे क्या होती है? क्लोरोप्लास्ट। क्लियर है? आगे जब बच्चे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से फूड का सिंथेसिस किया जाता है तो फूड जो बनता है वो बनता है कार्बोहाइड्रेट। क्या बनता है? कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट, उस कार्बोहाइड्रेट के सिंथेसिस के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होता है? क्लोरोप्लास्ट। अरे कौन होगा? क्लोरोप्लास्ट। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस मशीनरी कौन सी होती है? क्लोरोप्लास्ट। कार्बोहाइड्रेट ऑक्सीडेशन मशीनरी कौन सी होती है? माइटोकॉन्ड्रिया। अरे ठीक है। जब आगे जाते हैं तो बच्चों इस स्ट्रोमा के अंदर आपको और भी कंपोनेंट मिलेंगे और कंपोनेंट के अंदर अगर हम देखेंगे स्ट्रोमा में तो डीएनए मिलता है। डीएनए के अलावा आप लोगों को मिलेंगे राइबोसोम। जो डीएनए मिलता है उस डीएनए को देखेंगे
तो डीएनए होता है बच्चे डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर नेकेड डीएनए। डीएनए कैसा होता है? डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर नेकेड डीएनए। नेकेड का मतलब क्या होता है? क्या ओपन डीएनए? नहीं, ओपन नहीं। क्या बच्चे विदाउट स्टोन प्रोटीन? अगर विदाउट स्टोन है तो क्या बोला जाएगा? नेकेड। बच्चों इसके अंदर आप लोगों को राइबोसोम भी मिलेंगे, और राइबोसोम मिलेंगे वो मिलेंगे 70S राइबोसोम। और कौन से मिलेंगे? 70S राइबोसोम। अब देखिए, जो स्ट्रोमा, इस स्ट्रोमा के अंदर एक एंजाइम रहता है, उस एंजाइम का नाम है रूबिस्को। अरे क्या नाम है? रूबिस्को। रूबिस्को, रूबिस्को बच्चों जितने भी फोटोसिंथेसिस करने वाले प्लांट्स होंगे उन सभी के अंदर रूबिस्को प्रेजेंट रहेगा, और रूबिस्को बनता है प्रोटीन से। तो एक्चुअल में रूबिस्को क्या है? प्रोटीन है। तो बोला जाता है मोस्ट अबेंडेंट प्रोटीन ऑन अर्थ कौन है? रूबिस्को। बायोमोलिक्यूल वाले चैप्टर में आपने पढ़ रखा है, यस और नो? अब रूबिस्को एंजाइम क्या करवाता है? रूबिस्को एंजाइम चलाता है बच्चे डार्क रिएक्शन। क्या चलाता है? डार्क रिएक्शन। तो अब आपसे पूछा जाए कि डार्क रिएक्शन कहाँ चलती है? स्ट्रोमा में। अरे कहाँ पे? स्ट्रोमा में। और बच्चे लाइट रिएक्शन कहाँ चलती है? ग्रेना में। अरे कहाँ पे? ग्रेना में। फिर से बोल रहा हूँ, डार्क रिएक्शन कहाँ चलती है? स्ट्रोमा में। और बच्चों जो लाइट रिएक्शन है वो चलती है कहाँ पे? ग्रेना में। जब डार्क रिएक्शन चलती है तो फाइनली कार्बोहाइड्रेट का सिंथेसिस होता है। जब लाइट रिएक्शन चलेगी तो हमने बोला था एटीपी और एनएडीपीएच2 सिंथेसाइज किए जाते हैं। फिर डार्क रिएक्शन के अंदर इन्हीं एटीपी और एनएडीपीएच2 को यूज में लेके क्या बना देते हैं? कार्बोहाइड्रेट। तो अब आपसे पूछा जाए कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर कार्बोहाइड्रेट फाइनली कहां सिंथेसाइज होता है? ग्रेना में या फिर स्ट्रोमा में? स्ट्रोमा में। अरे क्लियर? आगे बात करें तो बच्चे जो डीएनए, उस डीएनए के बारे में बात करते हैं। यहां पर भी आप देखोगे तो डीएनए, उस डीएनए से डीएनए बनाया जा सकता है, क्योंकि स्ट्रोमा के अंदर प्रेजेंट रहता है डीएनए पॉलीमरेज। बच्चों डीएनए से आरएनए बनाया जा सकता है, क्योंकि स्ट्रोमा के अंदर प्रेजेंट रहता है आरएनए पॉलीमरेज। फिर आगे ट्रांसलेशन के लिए भी रेस्पॉन्सिबल यहाँ पे एंजाइम्स मिलते हैं, यानी प्रोटीन सिंथेसिस भी कर सकते हैं। लेकिन जितना बच्चे क्लोरोप्लास्ट को प्रोटीन चाहिए होता है उतना प्रोटीन ये सेल्फ सिंथेसाइज नहीं कर पाता। अगर नहीं कर पाता तो रिमेनिंग प्रोटीन के लिए किसके ऊपर डिपेंड करेगा? साइटोप्लाज्म पे। सबसे पहले आप ये देखिए कि ये बच्चों जो सेल ऑर्गेनल है इसके पास में क्या खुद का डीएनए है? क्या खुद का राइबोसोम है? कहने का मतलब ये प्रोटीन सिंथेसिस मशीनरी सेल्फ रखता है, यानी ये एक ऑटोनोमस की तरह है, लेकिन कंप्लीटली ऑटोनोमस नहीं है। अगर बच्चों ये सारे फंक्शन इंडिपेंडेंटली परफॉर्म करता तो इसको हम क्या बोलते हैं? ऑटोनोमस। लेकिन ये प्रोटीन के लिए किसके ऊपर डिपेंड करता है? साइटोप्लाज्म पे। इसलिए इसको क्या बोल दिया जाएगा? सेमी ऑटोनोमस। तो बच्चों सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल कितने हो गए? 2। एक तो कौन सा? माइटोकॉन्ड्रिया, और दूसरा कौन सा? क्लोरोप्लास्ट। ठीक है जी। जब आगे बात करें तो बच्चों अगला पॉइंट आता है कि क्लोरोप्लास्ट से इस क्लोरोप्लास्ट का बायोजिनेसिस कैसे होता है, यानी क्लोरोप्लास्ट करंट टाइम में कैसे फॉर्म होता है? क्लोरोप्लास्ट करंट टाइम में कैसे फॉर्म होता है, ये हमें समझना है। अगर ये समझना है तो बच्चे एक बार हटा दे तो। लिख लिया? चलिए। और एक ध्यान रखना यहाँ पे 400 है, सॉरी कितने हैं? 400। सही कर लेना इसको बच्चे। सबसे पहला पॉइंट आता है बायोजिनेसिस। बायोजिनेसिस की बात करें तो बायोजिनेसिस का मतलब क्या है? करंट टाइम में कैसे फॉर्म हो रहा है? यस और नो? करंट टाइम में कैसे फॉर्म होता है? बाइनरी फ्यूजन से। किससे होता है बच्चे? बाइनरी फ्यूजन से। बाइनरी फ्यूजन से फॉर्म होता है। इसके अलावा प्रोप्लास्टिड से बनता है। किससे बनता है? प्रोप्लास्टिड। प्रोप्लास्टिड क्या होता है? जो बच्चों इमेच्योर प्लास्टिड होता है उसको क्या बोला जाता है? प्रोप्लास्टिड। और ये प्रोप्लास्टिड मिलता है आप लोगों को मेरिस्टेमेटिक सेल्स के अंदर।
मेरिस्टेमेटिक सेल के अंदर कोई स्पेसिफाइड प्लास्टिड नहीं मिलता है, यानी क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट नहीं मिलता है। वहां पर आपको इमेच्योर प्लास्टिड मिलेगा, जो बच्चों किसी भी प्लास्टिड के अंदर कन्वर्ट हो सकता है रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। अगर कोई सेल है, वो सेल बच्चों लीफ और स्लीफ के अंदर ट्रांसफर हो रही है, लीफ सेल का फॉर्मेशन कर रही है, तो ये प्रोप्लास्टिड किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा? क्लोरोप्लास्ट। अगर बच्चों कोई सेल ऐसी है जो फ्रूट की वॉल का फॉर्मेशन करेगी, तो उसके ये प्रोप्लास्टिड किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा? क्रोमोप्लास्ट के अंदर। और अगर कोई सेल्स है वो फूड का स्टोरेज करने के लिए जाएगी आगे, तो यही प्रोप्लास्टिड किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा? ल्यूकोप्लास्ट में। यानी करंट टाइम में अगर देखा जाए तो ये प्रोप्लास्टिड है, ये प्रोप्लास्टिड ही आगे जाके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्या बना देता है? क्या क्रोमोप्लास्ट बना सकता है? अरे बोलो, क्या बच्चे क्लोरोप्लास्ट बना सकता है? और क्या बना सकता है? ल्यूकोप्लास्ट। अगला क्वेश्चन आता है कि ओरिजिन है, उस ओरिजिन के टाइम यानी इवोल्यूशन के टाइम में ये क्लोरोप्लास्ट कैसे बना होगा, इसके बारे में समझना है। ये आपके सामने मैंने बच्चों यूकेरियोटिक सेल रखी है। इस यूकेरियोटिक सेल के पास में पहले कोई फोटोसिंथेसिस के लिए या फिर बोलो फूड सिंथेसिस के लिए कोई स्पेसिफिक स्ट्रक्चर नहीं थी। अगर नहीं थी तो यूकेरियोटिक सेल के कांटेक्ट में आई एक प्रोकैरियोटिक सेल। क्या आई बच्चे? प्रोकैरियोटिक सेल। ये प्रोकैरियोटिक सेल है, ये प्रोकैरियोटिक सेल बच्चे सेल के साइटोप्लाज्म में गई और साइटोप्लाज्म में जाके इसने यहां से कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस किया और कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस करके किसको दिया? यूकेरियोटिक सेल को। और बदले में इसे क्या ले लिया? प्रोटीन। अरे क्या ले लिया? प्रोटीन। जब बच्चों ये प्रोकैरियोटिक सेल यूकेरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म में आके म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ में रहने लगी, तो इसने कर लिया सिम्बायोटिक एसोसिएशन। सिम्बायोटिक एसोसिएशन कर लिया और बच्चों ये धीरे धीरे मॉडिफाइड होके किस में कन्वर्ट हो गई? क्लोरोप्लास्ट में। और किसके अंदर? क्लोरोप्लास्ट में। जब बच्चों ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर कन्वर्ट हो गई, तो आज हम जो बोल रहे हैं क्लोरोप्लास्ट, वो कोई जमाने में क्या था? प्रोकैरियोटिक सेल। इतने कॉन्फिडेंस के साथ में कैसे बोल रहे हैं? क्यों? क्योंकि बच्चे क्लोरोप्लास्ट के कैरेक्टर मैच होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल से। जैसे डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर नेकेड डीएनए रखना, जी सीरीज डीएनए रखना, बच्चे बाइनरी फिजन से डिवाइड करना, 70s राइबोसोम का रखना, पोरीन प्रोटीन का प्रेजेंट होना, ये सारे कैरेक्टर किससे मैच होते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल से। जब प्रोकैरियोटिक सेल से मैच हो रहे हैं तो हम बोलेंगे ये क्लोरोप्लास्ट कोई जमाने में क्या था? प्रोकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म में आके मॉडिफाइड होके क्या बन गया है? क्लोरोप्लास्ट। जब बच्चों ओरिजिन हुआ तो कैसे हुआ? क्या ये प्रोकैरियोटिक सेल यूकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म में ही और साइटोप्लाज्म में आके क्या इसने सिम्बायोटिक एसोसिएशन किया? तो इसको बोला जाएगा एंडो सिम्बायोटिक ओरिजिन। क्या बोला जाएगा? एंडो सिम्बायोटिक ओरिजिन। तो याद रखना है आप लोगों को कि क्लोरोप्लास्ट का भी एंडो सिम्बायोटिक ओरिजिन हुआ है किससे बच्चे? प्रोकैरियोटिक सेल से। साइंटिस्ट ये जानना चाहते थे कि एक्चुअल में ये प्रोकैरियोटिक सेल है, ये कौन सी है, कौन सा प्रोकैरियोट है? तो बच्चों इन्होंने क्या किया? क्लोरोप्लास्ट का डीएनए निकाला और क्लोरोप्लास्ट के डीएनए को निकाल के प्रोकैरियोट से उन प्रोकैरियोट से डीएनए की सीक्वेंस को मैच करने लगे। जब डीएनए की सीक्वेंस मैच करने लगे तो मैच करते करते जब बच्चों साइनोबैक्टीरिया के पास में पहुंचे तो क्लोरोप्लास्ट की मैक्सिमम डीएनए सीक्वेंस साइनोबैक्टीरिया से मैच हो गई। जब साइनोबैक्टीरिया से मैच हो गई मैक्सिमम सीक्वेंस, तो साइंटिस्ट ने बोला हो ना कोई जमाने में ये क्लोरोप्लास्ट क्या था? साइनोबैक्टीरिया। तो अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि एंडोसिम्बायोटिक ओरिजिन क्लोरोप्लास्ट का किससे हुआ है? प्रोकैरियोटिक सेल से। और प्रोकैरियोटिक सेल है वो कौन सी है? साइनोबैक्टीरिया। क्लियर? अब यहां पर देखिए, जब आप प्रोकैरियोटिक सेल है यूकैरियोटिक सेल के अंदर आ गई है, तो क्या ये भी सेल विद इन सेल है? तो याद रखना क्लोरोप्लास्ट भी क्या है? सेल विद इन सेल। क्लोरोप्लास्ट भी क्या है? सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल। क्या है? सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल। ठीक है जी। क्लोरोप्लास्ट होता है कंप्लीट, प्लास्टिड भी होता है कंप्लीट। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। और जो नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल आता है और उसका नाम है राइबोसोम। राइबोसोम, राइबोसोम और राइबोसोम के बारे में बताने वाले साइंटिस्ट है, उनका नाम है बच्चे जॉर्ज पेलाडे।
जॉर्ज पेलाडे ने बच्चे राइबोसोम के बारे में बताया था, इसलिए इसको नाम दे दिया जाता है पेलाडे पार्टिकल। क्या बोला जाता है? पेलाडे पार्टिकल। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पेलाडे पार्टिकल? क्या जाएगा आंसर? राइबोसोम। राइबोसोम है बच्चे स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनल है। क्या है? स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनल। तो स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनल कौन सा होता है? राइबोसोम। बच्चों राइबोसोम के अराउंड कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है, यानी ये विदाउट मेम्ब्रेन बाउंड होता है। क्या होता है? विदाउट मेम्ब्रेन बाउंड। अगर बच्चों विदाउट मेम्ब्रेन बाउंड है और स्मॉलेस्ट है तो क्या इसकी इजीली स्टडी पॉसिबल है? अरे बोलो। इसीलिए हम ईआर के क्या बना रहे थे? फ्रेगमेंट। क्या बोल रहे थे हम? माइक्रोसोम। अरे क्या बोल रहे थे? माइक्रोसोम। समझ में तो आ रहा है? चाहे प्रोकैरियोटिक सेल हो चाहे यूकैरियोटिक सेल हो, सभी के अंदर राइबोसोम प्रेजेंट रहता है। अगर सभी में राइबोसोम प्रेजेंट रहता है तो इसको बोला जाएगा यूनिवर्सल सेल ऑर्गेनल। क्या बोला जाएगा? यूनिवर्सल सेल ऑर्गेनल। अरे समझ में तो आ रहा है बच्चों? राइबोसोम और राइबोसोम को बोला जाता है ऑर्गेनली विद इन ऑर्गेनल। ऑर्गेनल विद इन ऑर्गेनल क्यों बोला जाता है? उसके पीछे रीजन आप लोगों के सामने अभी अभी आया था। क्या माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आप लोगों को राइबोसोम मिलेगा? अरे बोलो। क्या बच्चे क्लोरोप्लास्ट के इनसाइड राइबोसोम मिलेगा? राइबोसोम एक क्या है? सेल ऑर्गेनल। और माइटोकॉन्ड्रिया भी एक क्या है? सेल ऑर्गेनल। क्या सेल ऑर्गेनल के अंदर सेल ऑर्गेनल मिल रहा है? तो इसको क्या बोल दिया जाता है? ऑर्गेनल विद इन ऑर्गेनल। यहां से भी 2012 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ऑर्गेनल विद इन ऑर्गेनल? क्या गया आंसर? राइबोसोम। बच्चों राइबोसोम है, ये राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस करता है। अगर प्रोटीन सिंथेसिस करता है तो राइबोसोम को बोला जाता है प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। क्या बोला जाता है? प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। तो प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल क्या है? राइबोसोम। और देखा जाए तो राइबोसोम और राइबोसोम को बच्चे सेल का इंजन भी बोला जाता है, इंजन ऑफ द सेल बोला जाता है। क्यों? क्योंकि प्रोटीन और प्रोटीन ही सेल का साइटोप्लाज्म के अंदर जो प्रोटोप्लाज्म है, इस प्रोटोप्लाज्म का फॉर्मेशन करता है। तो प्रोटोप्लाज्म का फॉर्मेशन कौन करता है? प्रोटीन। और प्रोटीन का सिंथेसिस कौन करता है? राइबोसोम। तो बच्चे सेल और सेल का इंजन कौन बना रहा है? राइबोसोम। तो राइबोसोम को बोला जाता है इंजन ऑफ द सेल। अरे क्या बोला जाता है? इंजन ऑफ द सेल। याद रहेगा? अरे बोलो आगे। बच्चे राइबोसोम के टाइप के बारे में बात करें तो टाइप्स ऑफ राइबोसोम, और अगर टाइप्स ऑफ राइबोसोम देखेंगे तो टू टाइप के, एक होता है 70S और दूसरा होता है 80S। 70S और 80S की देखें तो 70S आप लोगों को मिलेगा बच्चे प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर। कहां मिलेगा? प्रोकैरियोटिक सेल में। और प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर कहां मिलता है? साइटोप्लाज्म में मिलता है। और जब साइटोप्लाज्म में होगा तो फ्री फॉर्म में होगा। इसके अलावा बच्चों मेम्ब्रेन पे भी अटैच रहता है, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर भी 70S राइबोसोम प्रोकैरियोटिक सेल में अटैच रहेगा। अगर अटैच है तो क्या फिक्स फॉर्म में है? अरे बोलो। तो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर 70S राइबोसोम मिलता है। ये 70S राइबोसोम फ्री फॉर्म में भी हो सकता है और फिक्स फॉर्म में भी हो सकता है। अगर बच्चों 80S राइबोसोम देखेंगे तो मिलेगा यूकैरियोटिक सेल के अंदर। अरे किस में मिलता है? यूकैरियोटिक सेल में। और यूकैरियोटिक सेल के अंदर ये फ्री फॉर्म में मिलेगा। और अगर फ्री फॉर्म में मिल रहा है तो कहां मिलेगा? साइटोप्लाज्म में। अरे कहां पे? साइटोप्लाज्म में। और बच्चों ये फिक्स फॉर्म में भी मिलता है। और फिक्स फॉर्म में मिलेगा तो किसकी सरफेस पे? RER। अरे किसकी? RER। ठीक है जी। बच्चों 70S राइबोसोम आप लोगों ने देखा है यूकैरियोटिक सेल के अंदर भी मिलता है। और यूकैरियोटिक सेल के अंदर किसमें? माइटोकॉन्ड्रिया में। और दूसरा किसमें बच्चे? क्लोरोप्लास्ट में। हेलो। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के अंदर आप लोगों को 70S राइबोसोम भी मिलेगा। कहने का मतलब ये हुआ कि यूकैरियोटिक सेल के अंदर 70S और 80S दोनों मिलेंगे। लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर ओनली कौन सा मिलेगा? कौन सा मिलेगा? 70S। ठीक है ना? प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर ओनली कौन सा मिलेगा? 70S। यूकैरियोटिक सेल के अंदर 80S भी मिलेगा और 70S भी। ठीक है। यूकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म में कभी भी फ्री फॉर्म में, यूकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म में कभी भी फ्री फॉर्म में आप लोगों को 70S राइबोसोम नहीं मिलेगा। कौन सा मिलेगा? 80S राइबोसोम। अरे ठीक है बच्चों, यहां पे एक वर्ड आ रहा है एस। क्या आ रहा है? लेटर एस। एस का मतलब क्या है? एस का मतलब है स्वेडबर्ग यूनिट। स्वेडबर्ग का क्या मतलब है? साइंटिस्ट का नाम है, कोई मतलब नहीं है। लेकिन एक्चुअल में जो एस का यहाँ पे मतलब है वो है सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। क्या बच्चे?
सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है? पार्टिकल्स की सेटल डाउन होने की रेट अगर चेक कर रहे हैं तो क्या बोला जाएगा? सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट का क्या इंपॉर्टेंस रहेगा? हम बच्चे इन राइबोसोम और राइबोसोम की डेंसिटी और साइज चेक कर सकते हैं सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट से। तो मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी एंड साइज करेंगे तो क्या बोला जाएगा? सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। जब बच्चों हम डेंसिटी और साइज यहाँ पे चेक करेंगे इनकी, तो इनडायरेक्ट मेथड से चेक की जाएगी, डायरेक्ट मेथड से चेक नहीं की जाएगी। इनडायरेक्ट और डायरेक्ट क्या होता है उसके बारे में समझते हैं। मैंने बच्चों आपको बोला कि 30 केजी प्लस 50 केजी कितना होगा? आप बोलोगे 80 केजी, यस और नो। लेकिन यहाँ पे जब राइबोसोमस राइबोसोम की सब यूनिट अटैच होगी तो हम बोलेंगे 50 प्लस 30 इक्वल्स टू 70। ये इनडायरेक्ट है, डायरेक्ट नहीं है। अगर ये इनडायरेक्ट है तो कैसे है इसके बारे में समझते हैं। यहां पर मैंने बोला कि 70s राइबोसोम है, उस 70s राइबोसोम के अंदर आप लोगों को एक यूनिट मिल रही है, वो कौन सी मिल रही है? 50s। और दूसरी कौन सी मिल रही है? 30s। इनको हम टोटली बोलना चाहिए, और कितना बोलना चाहिए? 80s। लेकिन बोलते क्या है? 70s। उसका रीजन क्या है? जब भी बच्चों 70s और 50s और 30s है, ये दोनों आपस में अटैच रहेंगे तो इनका कुछ क्या रहेगा? कॉमन पार्ट। ये जो कॉमन पार्ट है, इस कॉमन पार्ट को कैलकुलेट नहीं किया जाता। अगर कॉमन ही हो गया तो क्या उसको कैलकुलेशन में यूज में लेंगे? नहीं। अगर नहीं लेंगे तो फिर इसको क्या बोला जाएगा? 70। अरे क्या बोला जाएगा? 70। एक्चुअल में तो 80 होना चाहिए था, लेकिन जब दोनों अटैच होंगे तो दोनों का कुछ पार्ट क्या आ जाएगा? कॉमन। अगर कॉमन आ जाएगा तो इसको क्या बोला जाएगा? 70। ऐसे ही 80 की बात करें तो 80s के अंदर आप लोगों को एक यूनिट मिलेगी 60 और दूसरी मिलेगी 40। एक्चुअल में टोटल क्या होना चाहिए? 100, लेकिन क्या बोलते हैं? 80। यानी 20s उनका क्या रहेगा? कॉमन पार्ट। अगर कॉमन है तो उसको कैलकुलेशन में कैलकुलेट नहीं करते। अब बच्चों हमने बोला कि स्वेडबर्ग यूनिट, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। अगर हमें डायरेक्टली राइबोसोम को साइटोप्लाज्म से अटैच सेपरेट करना है तो क्या सेपरेट कर सकते हैं? नहीं। अगर नहीं कर सकते तो फिर हम सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट से देख सकते हैं कि कौन सा राइबोसोम है। मैंने बच्चे 70s और 80s दोनों राइबोसोम को लिया और एक बीकर के अंदर लिया। अब बीकर के अंदर रख दिया तो कौन सा राइबोसोम है, कौन सा राइबोसोम जल्दी से सेटल डाउन होगा? 70s या 80s? अरे बोलो। 80s। 80s क्यों होगा? क्योंकि इसकी वजह से डेंसिटी और साइज क्या है? ज्यादा। अगर डेंसिटी और साइज ज्यादा है तो ये जल्दी से सेटल डाउन होगा, और 70s बाद में सेटल डाउन होगा। तो जल्दी से सेटल डाउन हो रहा है, उसकी डेंसिटी और साइज क्या है? ज्यादा। जो बच्चों बाद में सेटल डाउन हो रहा है उसकी डेंसिटी और साइज है कम। तो क्या हम यहाँ पर सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट से राइबोसोमस राइबोसोम की डेंसिटी और साइज चेक करें? अरे बोलो। ये डायरेक्ट मेथड है या इनडायरेक्ट? इनडायरेक्ट। कैसा होगा? इनडायरेक्ट। नेक्स्ट पॉइंट आता है सब यूनिट ऑफ राइबोसोम। क्या आता है बच्चे? सब यूनिट ऑफ राइबोसोम। हटा दूं? हाँ ठीक है। सब यूनिट ऑफ राइबोसोम। एक बच्चों राइबोसोम है जिसका नाम है 70s। बताइए 70s की सब यूनिट क्या है? एक तो है बच्चे 50s और दूसरी कौन सी है? 30s। ठीक है जी। दूसरा राइबोसोम है बच्चों 80s है, और 80s की है एक सब यूनिट 60s और दूसरी कौन सी है? 40s। ठीक है जी। याद रखना है अच्छे से, 60s किसकी सब यूनिट है? 80s की। 50s किसकी है? 70s की। याद रहेगा। अब बच्चों आगे देखें सब यूनिट के बाद में, तो ये जो राइबोसोम है, इन राइबोसोम के कंपोनेंट क्या है? तो क्वेश्चन क्या आता है अगला? कंपोनेंट ऑफ राइबोसोम। कंपोनेंट ऑफ राइबोसोम देखेंगे तो राइबोसोम हमें फॉर्म करना है तो कहीं से अगर हम प्रोटीन ले लें और उस प्रोटीन के साथ में आरआरएनए अटैच कर दें। क्या अटैच कर दें? आरआरएन। आर की यहाँ फुल फॉर्म क्या है? राइबोसोम। अगर राइबोसोमल आरएनए को प्रोटीन के साथ में अटैच कर देंगे तो क्या बन जाएगा? राइबोसोम। अरे क्या बन जाएगा? राइबोसोम। अब बच्चों राइबोसोम बनाना है हमें, तो एक तो कौन सा बनाना है? 80s, और दूसरा कौन सा बनाना है? 70s। अब 80s और 70s राइबोसोम बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? प्रोटीन। और प्रोटीन के साथ में क्या चाहिए? आरआरएनए। आप सभी ये भी जानते हो आरआरएनए के भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप होते हैं, यस और नो? अरे जानते हो ना? अगर आरआरएनए के डिफरेंट डिफरेंट टाइप होते हैं तो उनके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं।
जब बच्चों हम 70s राइबोसोम बनाएंगे तो 70s राइबोसोम बनाने के लिए आप लोगों को एक सब यूनिट चाहिए होगी 50s। यस और नो? अरे बोलो। तो ये मैंने बनाई है 50s सब यूनिट। ये 50s सब यूनिट बच्चे लार्ज सब यूनिट रहेगी 70s की या स्मॉल रहेगी? लार्ज। और बच्चे एक सब यूनिट रहेगी, वो कौन सी रहेगी? 30s। अरे कौन सी होगी? 30s। ये 30s इसकी स्मॉल रहेगी या लार्ज? स्मॉल। ठीक है जी। ये बच्चे मैंने 80s राइबोसोम बनाने के लिए सब यूनिट लिए, और सब यूनिट 80s के लिए बनाने के लिए लिए तो एक तो कौन सी होगी? 60s। कौन सी होगी? 60s। 60s इसकी लार्ज रहेगी या स्मॉल रहेगी? लार्ज। और दूसरी है वो कौन सी रहेगी? 40s। 40s बच्चों लार्ज रहेगी या स्मॉल रहेगी? स्मॉल। यहां तक क्लियर है बच्चों? जब हम 70s राइबोसोम बनाते हैं, क्या बनाते हैं? 70s राइबोसोम बनाते हैं, तो 70s राइबोसोम बनाने के लिए हमें जो प्रोटीन चाहिए वो चाहिए होगी 40%। प्रोटीन कितना चाहिए होगा? 40%। और बच्चों 60% चाहिए होगा, वो चाहिए होगा आरआरएनए। क्या चाहिए होगा? आरआरएनए। जब बच्चे 80s हमें बनाना है, तो 80s बनाने के लिए 60% तो क्या चाहिए? प्रोटीन। और बच्चों 40% चाहिए, वो क्या चाहिए? आरआरएनए। ठीक है जी। अब बच्चों प्रोटीन है तो प्रोटीन रहेगा, लेकिन आरआरएनए कौन कौन से चाहिए उनके बारे में बता रहा हूं। 50s और 50s के लिए एक आरआरएनए चाहिए, तो वो चाहिए 5s आरआरएनए। कौन सा चाहिए? 5s आरआरएनए। पीछे इसके अलावा अगर यहां पर देखेंगे तो एक चाहिए 23s आरआरएनए। कौन सा चाहिए बच्चे? 23s आरआरएनए। जब 30s के लिए चाहिए तो 30s के लिए चाहिए बच्चे 16s आरआरएनए। कौन सा चाहिए? 16s आरआरएनए। 60s है, उस 60s के लिए चाहिए हमें तो एक चाहिए बच्चे 5s आरआरएनए। कौन सा चाहिए? 5s आरआरएनए। पढ़ रखा होगा आपने। इसके अलावा बच्चे यहां पे चाहिए 5.8s आरआरएनए। और अगर चाहिए तो चाहिए बच्चे 28s आरआरएनए। ठीक है जी। बच्चों 40s के लिए चाहिए 18s आरआरएनए। क्लियर है? याद भी रखना है उनको, कौन से के अंदर कौन सा आरआरएनए चाहिए। देखो दोनों के अंदर कॉमन आरआरएनए कौन सा है? 5s। कौन सा है? 5s। क्लियर है? अब सीधा सीधा याद रखने के लिए बता रहा हूं, दोनों में कॉमन तो क्या है? 5s। जिसमें भी बच्चों 8 लगा हुआ है गया वो 80 का पार्ट होगा। जिसमें भी 8 लगा हुआ मिलेगा वो किसका रहेगा? 80s का पार्ट। ठीक है जी। जिसमें 8 नहीं लगा हुआ है वो किसका रहेगा? 70s का। देखो 5.8 28 18। यस और नो? और इधर कुछ भी 8 नहीं है। ठीक है। अब बच्चों हमने सब यूनिट तो बना दी, अब इन सब यूनिट को आपस में अटैच भी करना है, और अगर अटैच करना है तो किसी ना किसी केमिकल की रिक्वायरमेंट होगी। और यहां पर जो राइबोसोम की सब यूनिट को अटैच करता है वो अटैच करता है बच्चे मैग्नीशियम आयंस। कौन अटैच करेंगे? मैग्नीशियम आयंस। मैग्नीशियम आयंस और मैग्नीशियम आयंस रिक्वायर्ड होंगे, और मैग्नीशियम आयंस की जो कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड होगी वो फिक्स कंसंट्रेशन है, वो है बच्चे 0.001 मोलर। अरे कितनी है? 0.001 मोलर। जब 0.001 मोलर कंसंट्रेशन होगी तो ये दोनों सब यूनिट अटैच हो जाएगी, और जब दोनों सब यूनिट अटैच हो जाएगी तो क्या बच्चों राइबोसोम बन के तैयार हो जाएगा? अरे बोलो। तो कंप्लीट राइबोसोम बनाने के लिए क्या मैग्नीशियम आयंस भी रिक्वायर्ड होंगे? और मैग्नीशियम आयंस की कंसंट्रेशन कितनी रिक्वायर्ड होगी? 0.001 मोलर। अरे कितनी होगी? 0.001 मोलर। याद रहेगा? जब आप एनसीईआरटी पढ़ते हो तो एनसीईआरटी के अंदर एक टर्म मिलती है पॉलीराइबोसोम, और बच्चे पॉलीसोम। नाम सुना है क्या? पढ़ा भी होगा जेनेटिक्स में। पढ़ा है क्या पॉलीसोम? फिर भी बताना जरूरी है। पॉलीराइबोसोम या फिर क्या बोला जाता है? पॉलीसोम, या फिर क्या बोला जाता है? इर्गोसोम। क्या बोला जाता है? इर्गोसोम। क्या, क्यों बनता है ये? पॉलीसोम होता क्या है? अगर बच्चे सिंगल एमआरएनए यूनिट के ऊपर मेनी राइबोसोम अटैच हो जाएंगे तो क्या बोला जाएगा? पॉलीसोम। अगर बच्चे पॉलीसोम की बात की जाए तो क्या यूकेरियोटिक सेल के अंदर फॉर्म होता है? यस और नो? अरे बोलो। होता है। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर फॉर्म होता है? यस। मोस्टली तो आप लोगों को पॉलीसोम किसके अंदर देखने को मिलेगा? प्रोकैरियोटिक सेल। कभी कभार यूकेरियोटिक सेल के अंदर भी पॉलीसोम देखने को मिल सकता है, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं, मोस्टली किसके अंदर? प्रोकैरियोटिक सेल।
क्यों प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर? बच्चों प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर डीएनए होता है कम। अगर डीएनए कम होता है तो आरएनए भी कम बनेगा, और अगर आरएनए कम बनेगा तो एमआरएनए भी कम बनेगा। और अगर एमआरएनए कम बनेगा तो बच्चों एक सिंगल एमआरएनए यूनिट के ऊपर मेनी राइबोसोम अटैच करके उसको प्रोटीन सिंथेसिस करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? कि प्रोटीन सिंथेसिस की रिक्वायरमेंट तो है ज्यादा, लेकिन एमआरएनए है कम। हम जब देखते हैं यूकैरियोटिक सेल में जनरली, तो यूकैरियोटिक सेल के अंदर बच्चे वन एमआरएनए यूनिट के ऊपर वन राइबोसोम अटैच होता है और फिर क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस। अरे यस और नो? लेकिन कभी कभार यूकैरियोटिक सेल के अंदर भी वन एमआरएनए यूनिट के ऊपर मेनी राइबोसोम अटैच हो जाते हैं, कभी कभार। लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर तो यूजुअली देखा जाता है कि वन एमआरएनए यूनिट के ऊपर, ये मैंने क्या बनाई है बच्चे? एमआरएनए। इस एमआरएनए यूनिट के ऊपर बच्चों मेनी राइबोसोम अटैच हो जाते हैं। और वो मेनी राइबोसोम अटैच होंगे तो कौन से होंगे? 70s या 80s? अरे बोलो 70s। तो ये मैंने क्या अटैच किया यहाँ पे? राइबोसोम। ये क्या अटैच किए बच्चे? राइबोसोम। राइबोसोम है। और राइबोसोम के नंबर कितने? क्या मेनी है? अगर मेनी है एक साथ में तो क्या बोला जाएगा? पॉलीराइबोसोम। इसी को क्या बोला जाता है? पॉलीसोम। और इसको क्या बोला जाता है? इर्गोसोम। अरे ठीक है। अब बच्चों जब यहां पर हम देखेंगे तो ये जो 70s राइबोसोम की बात करें, हम 80s के बारे में बता दूंगा। सबसे पहले किसके बारे में बता रहा हूं? 70s। यानी सबसे पहले हम किसके बारे में बात करें? प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में। जब 70s राइबोसोम वन एमआरएनए यूनिट के ऊपर अटैच हो जाएंगे मेनी, तो फिर प्रोटीन सिंथेसिस होगा। और प्रोटीन सिंथेसिस होगा तो अमाइनो एसिड सिंथेसाइज किए जाएंगे। अमाइनो एसिड सिंथेसाइज हो गए तो क्या उन अमाइनो एसिड को बाइंड करेंगे बॉन्ड बना के, तभी क्या प्रोटीन बनेगा। और अमाइनो एसिड के बिटवीन जब बॉन्ड बनता है तो क्या पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। और पेप्टाइड बॉन्ड भी डायरेक्टली सिंथेसाइज नहीं होता है, किसी ना किसी को सिंथेसाइज करना होता है। अगर सिंथेसाइज करना होता है तो बच्चे एंजाइम चाहिए होता है, और उस एंजाइम का नाम है पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज। क्या नाम है? पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज। तो पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज यहाँ पे कौन बनाता है? यहाँ पर बच्चों ये जो राइबोसोम है, इस राइबोसोम के अंदर एक आरआरएनए है और उसका नाम है 23S आरआरएनए। क्या है बच्चे? 23S आरआरएनए। ये 23S आरआरएनए एंजाइम बनाता है और उस एंजाइम का नाम क्या है? पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज। अरे क्या नाम है? पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज। ये पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज किससे बन रहा है? क्या आरएनए से बन रहा है? अरे बोलो। जो भी एंजाइम आरएनए से बनता है उसको बोला जाता है राइबोजाइम। अरे क्या बोला जाता है? राइबोजाइम। तो बताइए ये जो पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज एंजाइम है ये किसका एग्जाम्पल है? राइबोजाइम का। अरे किसका होगा? राइबोजाइम का। ये पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज एंजाइम बच्चों जब भी अमाइनो एसिड बनेंगे तो पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा, और पेप्टाइड बॉन्ड बनते ही क्या बन जाएगा? प्रोटीन। हेलो। जब यूकैरियोटिक सेल के अंदर पॉलीराइबोसोम फॉर्म होता है तो यूकैरियोटिक सेल के अंदर पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज कौन बनाता है? बच्चे वहां पर बनाएगा 28S आरआरएनए। कौन बनाएगा? 28S आरआरएनए। तो याद रखना है प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज एंजाइम पॉलीराइबोसोम के टाइम कौन बनाता है? 23S। और बच्चों यूकैरियोटिक सेल के अंदर 28S। जो यहाँ पे ये पोलीसोम, पॉलीराइबोसोम और इर्गोसोम बताया है, ये हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। लास्ट अगर 3 ईयर से देखो तो किसी ना किसी एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आता है। और नीट के अंदर अगर देखा जाए तो लास्ट 2 ईयर से ये कंटिन्यूस आ रहा है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि पॉलीराइबोसोम क्या है, पोलीसोम क्या है। पोलीसोम क्या होगा? क्या वन एमआरएनए यूनिट के ऊपर मेनी राइबोसोम अटैच रहेंगे? अरे बोलो। तो याद रखना है वन एमआरएनए यूनिट के ऊपर अगर मेनी राइबोसोम अटैच रहेंगे तो क्या बोला जाएगा? पॉलीसोम, पॉली राइबोसोम, या फिर क्या बोला जाएगा? इर्गोसोम। अरे ठीक है। राइबोसोम होता है बच्चे कंप्लीट। राइबोसोम के बाद में नेक्स्ट आता है, और वो नेक्स्ट आता है बच्चे साइटोस्केलेटन। क्या आता है? साइटोस्केलेटन। अरे समझ में तो आ रहा है ना आपको? बोलो।
बच्चों साइटोस्केलेटन, यहाँ पे साइटोस्केलेटन में देखेंगे तो 2 वर्ड है, एक है साइटो और दूसरा है स्केलेटन। साइटो का मतलब है यहाँ पे साइटोप्लाज्म और स्केलेटन का मतलब है स्केलेटन। सेल के साइटोप्लाज्म में अगर स्केलेटन बनाएंगे तो क्या सेल को शेप प्रोवाइड करेंगे? अरे बोलो बच्चों, जब भी स्केलेटन बनेगा तो वो सेल को शेप प्रोवाइड करेगा, सेल का अगर स्केलेटन बन रहा है तो। अगर हम बात करें कि ये साइटोस्केलेटन किससे बने होते हैं, ये प्रोटीनियस सब्सटेंस होते हैं। क्या होते हैं? प्रोटीनियस सब्सटेंस। जब आप लोगों को लिखा मिलेगा एनसीईआरटी के अंदर, तो लिखा मिलेगा कि प्रोटीनियस फिलामेंट होते हैं। ये प्रोटीनियस फिलामेंट सपोर्ट देते हैं सेल को, और सेल को सपोर्ट देके ये सेल का बनाते हैं स्केलेटन, इसलिए इनको बोला जाता है साइटोस्केलेटन। बच्चे, अगर अपनी बॉडी की बात की जाए तो अपनी बॉडी को शेप प्रोवाइड कौन करता है? बोलो, बोन्स, यस और नो? बोन्स अपनी बॉडी को बच्चे शेप प्रोवाइड करती है, इसीलिए हम उसको क्या बोलते हैं? स्केलेटन। यस और नो? इमेजिन कीजिए मेरी बॉडी की सभी बोन्स को निकाल दिया गया। इमेजिन कीजिए मेरी बॉडी की सभी बोन्स को निकाल दिया गया, क्या बच्चों मेरी बॉडी की क्या प्रॉपर कोई शेप रहेगी? कोई शेप नहीं रहेगी। ऐसे ही सेल और सेल के अंदर बच्चों उसकी सेल और सेल की शेप को मेंटेन रखने के लिए सेल के साइटोप्लाज्म में कुछ स्केलेटन रहते हैं। वो स्केलेटन किससे बने होते हैं? प्रोटीन से। तो प्रोटीन ये सब्सटेंस होते हैं जो सेल को शेप प्रोवाइड करते हैं, तो क्या बोला जाएगा उनको? साइटोस्केलेटन। साथ में ही इनका और भी फंक्शन रहता है, ये बच्चे मैकेनिकल सपोर्ट भी देते हैं सेल को। क्या देते हैं? मैकेनिकल सपोर्ट। मैकेनिकल सपोर्ट देने वाला एक सेल ऑर्गेनल भी पढ़ा था हमने, उसका नाम क्या था? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बच्चों, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड माइक्रोफिलामेंट के साथ में मिलके क्या बनाता है? एंडोस्केलेटन। क्या बनाता है? एंडोस्केलेटन। अब यहां पर माइक्रोट्यूब्यूल्स और माइक्रोफिलामेंट वर्ड आया है, ये माइक्रोट्यूब्यूल और माइक्रोफिलामेंट साइटोस्केलेटन के ही कंपोनेंट है। तो साइटोस्केलेटन और साइटोस्केलेटन के कंपोनेंट रहेंगे, वो कितने रहेंगे? 3 कौन कौन से बच्चे? एक का नाम है यहाँ पे माइक्रोट्यूब्यूल्स, दूसरे का नाम है माइक्रोफिलामेंट, और थर्ड का नाम है इंटरमीडिएट फिलामेंट। थर्ड का क्या नाम है? इंटरमीडिएट फिलामेंट। तीनों के बारे में डिटेल में बात करते हैं। पहला कौन सा बताया आप लोगों को? अरे बोलो, माइक्रोट्यूब्यूल्स। सेकंड कौन सा बताया है? माइक्रोफिलामेंट। और बच्चों थर्ड कौन सा बताया है? इंटरमीडिएट फिलामेंट। कौन सा बताया है? इंटरमीडिएट फिलामेंट। एक एक करके सभी के बारे में बात करते हैं, डिटेल में समझते हैं इन तीनों को। सबसे पहले माइक्रोट्यूब्यूल्स। हमने बोला है साइटोस्केलेटन जो फॉर्म करेंगे कंपाउंड्स, वो किससे बने होंगे? प्रोटीन से। अरे किससे बने होंगे? प्रोटीन से। तो माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट, इन सब के अंदर क्या मिलेगी बच्चे? प्रोटीन। लेकिन डिफरेंट टाइप की प्रोटीन मिलेगी। जब हम बात करें माइक्रोट्यूब्यूल्स के अंदर, तो माइक्रोट्यूब्यूल्स के अंदर बच्चों जो प्रोटीन मिलती है उसका नाम है टिबिलिन प्रोटीन। अरे कौन सी प्रोटीन है? टिबिलिन प्रोटीन। टिबिलिन प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स है वो फॉर्म करते हैं बच्चों किसको? माइक्रोट्यूब्यूल्स को। जब हम बच्चे बात करें माइक्रोफिलामेंट की, तो माइक्रोफिलामेंट के अंदर एक प्रोटीन मिलती है जिसका नाम है एक्टिन प्रोटीन। अरे कौन सी प्रोटीन है? एक्टिन प्रोटीन। जब बच्चों इंटरमीडिएट फिलामेंट की बात करें तो इसके अंदर मिलती है लेमिन प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन मिलती है? लेमिन प्रोटीन। अब देखिए, क्या सभी के अंदर प्रोटीन प्रेजेंट है? ये प्रोटीन के मॉलिक्यूल, लेमिन प्रोटीन के मॉलिक्यूल अरेंज होके क्या बनाएंगे? अरे बोलो यार, क्या बनाएंगे? इंटरमीडिएट फिलामेंट। बच्चे एक्टिन प्रोटीन के मॉलिक्यूल माइक्रोफिलामेंट, टिबिलिन प्रोटीन के मॉलिक्यूल, ठीक है जी, टिबिलिन प्रोटीन है, उन टिबिलिन प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स बच्चों अरेंज होते हैं, और 13 मॉलिक्यूल्स अरेंज होते हैं एक रिंग की फॉर्म में। टोटल कितने हैं? 13। ये रिंग की फॉर्म में अरेंज होंगे, और जब रिंग की फॉर्म में अरेंज होंगे तो ये क्या बना है बच्चे? माइक्रोट्यूब्यूल। अरे क्या बना है? माइक्रोट्यूब्यूल। ये माइक्रोट्यूब्यूल के अंदर ये जो है ये क्या है बच्चे? क्या टिबिलिन प्रोटीन है? और एक सिंगल मॉलिक्यूल क्या है? टिबिलिन प्रोटीन। ये टिबिलिन प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स क्या रिंग की फॉर्म में अरेंज हुए? अगर रिंग की फॉर्म में अरेंज हुए तो क्या ये जो माइक्रोट्यूब्यूल से बीच में से क्या होलो रहेंगी?
तो बच्चों माइक्रोट्यूब्यूल्स कैसी स्ट्रक्चर रहेगी, होलो स्ट्रक्चर या सॉलिड स्ट्रक्चर, होलो स्ट्रक्चर। अरे कैसी रहेगी, होलो स्ट्रक्चर। जब बच्चों एक्टिन प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स को अरेंज होते हुए देखें तो ये रेंडमली अरेंज होते हैं, और रेंडमली अरेंज होते हैं और टाइटली अरेंज रहेंगे। अगर रेंडमली और टाइटली अरेंज रहेंगे तो बताइए स्ट्रक्चर होलो रहेगी या सॉलिड रहेगी, सॉलिड। तो बच्चे माइक्रोफिलामेंट और माइक्रोफिलामेंट स्ट्रक्चर होती है वो कैसी होती है, सॉलिड होती है या होलो होती है, सॉलिड। बच्चे जब हम इंटरमीडिएट फिलामेंट देखेंगे तो इनके अंदर लेमिन प्रोटीन होती है, और लेमिन प्रोटीन भी टाइटली अरेंज रहती है, रेंडमली अरेंज रहती है। तो ये भी स्ट्रक्चर कैसी रहेगी, सॉलिड। अरे कैसी रहेगी, सॉलिड। तो ये भी सॉलिड स्ट्रक्चर है। जब बच्चों इनके साइज की बात की जाए तो माइक्रोट्यूब्यूल्स और माइक्रोट्यूब्यूल्स की साइज होती है वो रहेगी 25 नैनोमीटर। कितनी होती है, 25 नैनोमीटर। माइक्रोफिलामेंट और माइक्रोफिलामेंट की साइज रहती है 6 to 7 माइक्रोमीटर, नैनोमीटर, सॉरी 6 to 7 नैनोमीटर। और जब बच्चों इंटरमीडिएट फिलामेंट की साइज देखेंगे तो मिलेगी 8 to 12 नैनोमीटर। कितनी है बच्चे, 8 to 12 नैनोमीटर। इधर ध्यान देंगे बच्चों, माइक्रोट्यूब्यूल्स माइक्रोफिलामेंट नाम समझ में आता है, लेकिन इसको इंटरमीडिएट फिलामेंट नाम क्यों दिया गया, क्यों क्यों, क्योंकि इन दोनों के बीच की साइज कौन रख रहा है, इंटरमीडिएट फिलामेंट। इन दोनों के बीच की साइज कौन रख रहा है, इंटरमीडिएट फिलामेंट। तो इसको नाम क्या दे दिया गया, इंटरमीडिएट। देखो यहां पर माइक्रोट्यूब्यूल्स की साइज कितनी है, 25 नैनोमीटर। बच्चों माइक्रोफिलामेंट की 6 to 7 और इंटरमीडिएट की 8 to 12। यहां से भी क्वेश्चन पूछा गया, और क्वेश्चन में यह बोला गया कि 6 नैनोमीटर का, 6 नैनोमीटर का एक प्रोटीनीय सब्सटेंस है, जो प्रोटीनीय सब्सटेंस सेल का स्केलेटन बनाता है, उसको क्या बोला जाएगा, माइक्रोफिलामेंट। क्वेश्चन है, जब आप सोल्व करोगे तो मिलेगा आप लोगों को, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। वहां पे हिंट क्या दे रहा है, 6 नैनोमीटर, और 6 नैनोमीटर का कौन होता है, माइक्रोफिलामेंट। ठीक है जी बच्चों, अगर हम बात करें यहाँ पे माइक्रोट्यूब्यूल्स की, तो माइक्रोट्यूब्यूल्स के फंक्शन क्या होंगे। माइक्रोट्यूब्यूल्स और माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या सेल को शेप प्रोवाइड करवाएंगे, अरे बोलो। इसके अलावा ये बच्चे मैकेनिकल सपोर्ट देंगे, क्या देंगे, मैकेनिकल सपोर्ट। मैकेनिकल सपोर्ट के अलावा इनका फंक्शन रहेगा मोटिलिटी में भी। किसके अंदर रहेगा, मोटिलिटी में भी। मोटिलिटी कैसे प्रोवाइड करवाएंगे, जैसे आगे जाके आप पढ़ोगे सीलिया एंड फ्लेजिला, और सीलिया एंड फ्लेजिला के अंदर क्या मिलते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स। वो माइक्रोट्यूब्यूल्स बच्चों सीलिया और फ्लेजिला में, और सीलिया और फ्लेजिला क्या करवाते हैं, क्या मूवमेंट प्रोवाइड करवाते हैं। तो ये मोटिलिटी के लिए भी रेस्पॉन्सिबल होते हैं। इसके अलावा ये बच्चे फॉर्मेशन करवाते हैं, किसका फॉर्मेशन करवाएंगे, फॉर्मेशन ऑफ सीलिया एंड फ्लेजिला। सीलिया एंड फ्लेजिला के फॉर्मेशन के अंदर कौन यूज में आता है, माइक्रोट्यूब्यूल्स। बच्चों आप लोगों ने एक वर्ड नाम सुना होगा, सेंट्रियोल, सुना है क्या, सेंट्रियोल। और सेंट्रियोल का भी फॉर्मेशन कौन करवाता है, अरे कौन करवाता है, माइक्रोट्यूब्यूल। यानी माइक्रोट्यूब्यूल से वो सेंट्रियोल की स्ट्रक्चर के अंदर भी मिलेंगे। इसके अलावा आप लोगों ने क्या स्पिंडल फाइबर का नाम सुना है, ड्यूरिंग सेल डिवीजन स्पिंडल फाइबर बनता है, और स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन भी कौन करवाते हैं बच्चे, माइक्रोट्यूब्यूल्स। ठीक है जी, आगे हम बात करने जा रहे हैं बच्चे किसके बारे में, आगे माइक्रोफिलामेंट। माइक्रोफिलामेंट और माइक्रोफिलामेंट का फंक्शन देखेंगे तो पहला फंक्शन तो सेल शेप होगा ही होगा, क्या होगा, सेल शेप। इसके अलावा मैकेनिकल सपोर्ट भी देंगे, लेकिन इसका एक इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है सेल डिवीजन करवाना। क्या करवाना, सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के टाइम एनिमल्स और एनिमल्स के अंदर बच्चे होता है साइटोकाइनेसिस, और साइटोकाइनेसिस होता है किसे, फर्रो फॉर्मेशन से। अरे किससे होता है, फर्रो फॉर्मेशन से। जो एक्टिन प्रोटीन है वो कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन है, कैसी प्रोटीन है, कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन। ये बच्चों मेम्ब्रेन, इस मेम्ब्रेन के इनसाइड एक्टिन प्रोटीन अरेंज रहती है। ये मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन के इनसाइड क्या प्रेजेंट है, एक्टिन प्रोटीन। सेल और सेल के मिड पार्ट से एक्टिन प्रोटीन कॉन्ट्रैक्ट करती हुई सेंटर की तरफ जाती है। सेल के मिड पार्ट से, पेरिफेरल से स्टार्ट होती है और कहां जाती है बच्चे, सेंटर की तरफ। ये किससे अटैच है, सेल मेम्ब्रेन से। तो एक्टिन प्रोटीन जब मूव करेगी बच्चे सेंटर की तरफ, तो सेल मेम्ब्रेन भी उसके साथ में अंदर की तरफ मूव करेगी, तो सेल के अंदर क्या बनेगा, फर्रो। और फिर एक पॉइंट ऐसा आएगा कि चारों तरफ से जो मेम्ब्रेन आ रही है वो सारी एक जगह आके मिल जाएगी, तो एक सेल ये बन जाएगी और दूसरी सेल ये बन जाएगी। कहने का मतलब ड्यूरिंग सेल डिवीजन फर्रो फॉर्मेशन करवाने में कौन हेल्प करता है, माइक्रोफिलामेंट। अरे ठीक है बच्चों, आज हम चल रहे फिर रहे, उसके पीछे रीजन क्या है,
क्या मसल कॉन्ट्रैक्शन? अरे बोलो। और मसल्स के अंदर कौन सी प्रोटीन होती है? एक्टिन प्रोटीन। एक्टिन प्रोटीन क्या कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन है? अरे बोलो। तो अपनी मूवमेंट के लिए, अपनी मोटिलिटी के लिए भी कौन रेस्पॉन्सिबल है? माइक्रोफिलामेंट। अरे कौन है? माइक्रोफिलामेंट। समझ में तो आ रहा है क्या? श्योर। आगे इंटरमीडिएट फिलामेंट। अगर इंटरमीडिएट फिलामेंट के बारे में बात करें तो इंटरमीडिएट फिलामेंट है वो बच्चों आप लोगों को न्यूक्लियस है, उस न्यूक्लियस की इनर मेम्ब्रेन के इनसाइड मिलेंगे। न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन को ये देते हैं सपोर्ट। क्या देते हैं? सपोर्ट। इंटरमीडिएट फिलामेंट एक बास्केट लाइक स्ट्रक्चर होती है। कैसी होती है? बास्केट लाइक स्ट्रक्चर। और ये बास्केट लाइक स्ट्रक्चर है, न्यूक्लियस उस न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन को देता है सपोर्ट। अगर न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन को सपोर्ट देगा तो क्या न्यूक्लियस को शेप प्रोवाइड करवाएगा? तो बच्चों इंटरमीडिएट फिलामेंट का फंक्शन क्या रहेगा? बताइए क्या फंक्शन रहेगा? प्रोवाइड शेप टू न्यूक्लियस। समझ में आया क्या पॉइंट? तीनों पॉइंट समझ में आ गए? तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि साइटोस्केलेटन के पार्ट क्या क्या रहेंगे, बता दोगे? 3 रहेंगे। कौन कौन से? माइक्रो ट्यूब्यूल्स, माइक्रो फिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट। बच्चों माइक्रो ट्यूब्यूल्स के जो अदर फंक्शन बताए वो भी आपके दिमाग में रहने चाहिए। ये तीनों फंक्शन आपके अच्छे से दिमाग में रहने चाहिए, तभी आपको आगे अच्छे से समझ में आएगा। अरे ठीक है, आगे बात करते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट आता है, वो आता है सेंट्रियोल। क्या आता है? सेंट्रियोल। ऑनलाइन स्टूडेंट्स समझ में तो आ रहा है ना? ऑनलाइन वाले, हाँ भाई मैंने सही कर दिया है, 250 to 400 कर दिया है। ठीक है, हाँ मॉड्यूल में यही दिया है। ठीक। लिख लिया बच्चों? अब तो हवा की स्पीड से लिखते हो हैं? क्या बात है, अच्छे बच्चे हैं। लिखते तो हो क्या? मोबाइल में लिख लेते हो हैं? सेंट्रियोल, सेंट्रोजोम। सेंट्रियोल आपके मॉड्यूल के अंदर पहले सीलिया फ्लेजिला दिया हुआ मिलेगा, उसको मैं छोड़ रहा हूं। पहले किसके बारे में बात कर रहा हूं? सेंट्रियोल। उसके पीछे भी एक रीजन है, आगे जब आप पढ़ेंगे तब समझ में आ जाएगा। बच्चे सेंट्रियोल और सेंट्रोजोम के बारे में बात करें तो सेंट्रियोल और सेंट्रोजोम किस में मिलता है? सभी यूकेरियोट्स के अंदर नहीं मिलता। एनिमल सेल के अंदर ही सेंट्रियोल मिलेगा, प्लांट सेल के अंदर सेंट्रियोल रहेगा एब्सेंट। सेंट्रियोल और सेंट्रियोल कहां पर मिलता है? साइटोप्लाज्म में। दिमाग में चीजें फिट कर लेंगे क्योंकि सेंट्रियोल सेल डिवीजन के अंदर यूज में आएगा। सेंट्रियोल साइटोप्लाज्म में मिलता है। कई स्टूडेंट अपने दिमाग में बिठा के रखते हैं सेंट्रियोल मिलता है न्यूक्लियस में, नहीं, कहां मिलता है? साइटोप्लाज्म। जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो उसके अंदर लिखा मिलेगा नियर द न्यूक्लियस सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहती है, उसको क्या बोला जाता है? सेंट्रियोल। नियर द न्यूक्लियस सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है, उसी को क्या बोला जाता है? सेंट्रियोल। बच्चों जो सेंट्रियोल है वो सेंट्रियोल रहते हैं पेयर में। अरे कैसे मिलते हैं? पेयर में। पेयर में रहते हैं। मैंने यहां पर आपके सामने ये स्ट्रक्चर बनाई है। ये स्ट्रक्चर कैसी नजर आ रही है आपको? क्या सिलेंड्रिकल नजर आ रही है? अरे बोलो। पेड़ के अंदर रहते हैं। और बच्चों ये सेंट्रियोल है। इन सेंट्रियोल के बारे में बात की जाए तो ये पेड़ में रहेंगे तो परपेंडिकुलर रहेंगे। कैसे रहेंगे? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर है तो क्या 90 डिग्री के एंगल पे रहेंगे? अरे बोलो कितने डिग्री के एंगल पे रहेंगे? 90 डिग्री। बच्चों यहां पर आपको सेंट्रियोल और सेंट्रियोल कितने नजर आ रहे हैं? 1 या 2? अरे बोलो। ये एक सेंट्रियोल है और दूसरा ये सेंट्रियोल है। टोटल सेंट्रियोल कितने हैं? 2। इन दोनों सेंट्रियोल को मिला के बोला जाता है डिप्लोजोम। अरे क्या बोला जाता है? डिप्लोजोम। ठीक है जी। और इन सेंट्रियोल के अराउंड रहता है बच्चे डेंस फ्लूइड। क्या प्रेजेंट रहता है? डेंस फ्लूइड। अगर डेंस फ्लूइड है इन सेंट्रियोल के अराउंड तो बच्चे इस डेंस फ्लूइड को
और डिप्लोजोम को मिला के क्या बोला जाता है? सेंट्रोजोम। क्या बोला जाता है? सेंट्रोजोम। तो आप तो मुझे बताइए, वन सेंट्रोजोम के अंदर सेंट्रियोल कितने होंगे? 1 या 2? 2। अगर मैं बोलूं 2 सेंट्रोजोम, तो बच्चे सेंट्रियोल कितने हो जाएंगे? 4। और अगर 1 बोला जाए तो कितने होंगे? 2। याद रहेगा बच्चे। इनके अराउंड ये क्या प्रेजेंट है? क्या डेंस फ्लूइड है? अरे बोलो क्या है? डेंस फ्लूइड। ये डेंस फ्लूइड है। और डेंस फ्लूइड और डिप्लोजोम, इन दोनों को मिला के क्या बोला जाता है? सेंट्रोजोम। अरे क्या बोला जाता है? सेंट्रोजोम। तो सीधा याद रखना है, 1 सेंट्रोजोम के अंदर सेंट्रियोल कितने रहेंगे? 1 या 2? 2। ठीक है जी। अब बच्चों, हमें अगर सेंट्रोजोम और सेंट्रियोल की स्ट्रक्चर के बारे में जानना है, हमें अगर सेंट्रोजोम और सेंट्रियोल की स्ट्रक्चर के बारे में जानना है, तो सेंट्रियोल की स्ट्रक्चर समझ लेते हैं, सेंट्रोजोम की अपने आप आ जाएगी, क्योंकि 2 सेंट्रियोल को ही क्या बोला जाता है? सेंट्रोजोम। अब जब हम नॉर्मली साइटोप्लाज्म में, इधर ध्यान रखें एक बात, जब हम नॉर्मली साइटोप्लाज्म के अंदर सेंट्रियोल को देखते हैं तो कैसी स्ट्रक्चर है? क्या सिलेंड्रिकल है? लेकिन अगर हमें बच्चों इसके बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन लेनी है तो क्या इसका टीएस लेना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, इस सेंट्रियोल का लिया टीएस, और जब टीएस लूंगा तो बच्चे सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर नहीं रहेगी। अब ये स्ट्रक्चर आपको विजिबल रहेगी, और रहेगी कार्ट व्हील लाइक स्ट्रक्चर। कैसी होगी? कार्ट व्हील लाइक स्ट्रक्चर, यानी बैलगाड़ी के पहिए जैसी स्ट्रक्चर नजर आएगी, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? कार्ट व्हील लाइक स्ट्रक्चर। तो अब आपसे नॉर्मली क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अगर साइटोप्लाज्म में हम सेंट्रियोल को देख रहे हैं तो कैसी स्ट्रक्चर? अरे कैसी? सिलेंड्रिकल। और अगर टीएस ले लिया तो कैसी? कार्ट व्हील लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है जी। मैं बच्चों इसका टीएस ले रहा हूं, और जब टीएस ले रहा हूं तो स्ट्रक्चर कैसी बनती है वो आपके सामने बना रहा हूं। तैयार हो? समझे बच्चों स्ट्रक्चर? जब हम सेंट्रियोल और सेंट्रियोल का बच्चों टीएस लेते हैं तो हमें नजर आती है कार्ट व्हील लाइक स्ट्रक्चर। सेंट्रियोल और सेंट्रियोल के अंदर हम देखेंगे तो इसके पेरिफेरली प्रेजेंट रहते हैं बच्चे माइक्रोट्यूब्यूल्स। क्या प्रेजेंट रहते हैं? माइक्रोट्यूब्यूल्स। आप लोगों को मैंने बता रखा है, 1 माइक्रोट्यूब्यूल के अंदर बच्चों टोटल जो ट्यूबुलिन प्रोटीन के मॉलिक्यूल होते हैं वो कितने होते हैं? 13। यस और नो? यहां पर जब आप लोग देखोगे तो बच्चे 3 माइक्रोट्यूब्यूल्स नजर आएंगे। कितने कितने आएंगे? 3। जब 3 माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं तो उनके अंदर आप लोगों को ट्यूबुलिन प्रोटीन के मॉलिक्यूल कितने होंगे ये आपको समझना है। ये बच्चों आपके सामने मैंने माइक्रोट्यूब्यूल बनाया है। क्या बनाया है? माइक्रोट्यूब्यूल। बताइए इसके अंदर ट्यूबुलिन प्रोटीन के मॉलिक्यूल कितने होंगे? 13। अरे कितने होंगे? 13। ठीक है।
ये माइक्रोट्यूब्यूल है। अब इसके साथ में एक माइक्रोट्यूब्यूल और अटैच हो गया। जब एक माइक्रोट्यूब्यूल और अटैच हुआ तो बच्चे इन दोनों के बिटवीन 3 जो ट्यूबुलिन प्रोटीन के मॉलिक्यूल है वो हो जाएंगे कॉमन। अगर 3 ट्यूबुलिन प्रोटीन के मॉलिक्यूल कॉमन आ जाएंगे तो बताइए अगले के अंदर ट्यूबुलिन प्रोटीन के मॉलिक्यूल कितने होंगे? 10। कितने होंगे? 10। और इससे आगे वाले में भी 3 आ जाएंगे कॉमन, तो इसके अंदर भी कितने होंगे बच्चे? 10। अरे ठीक है। अरे यस और नो? अब देखिए टोटल जब यहाँ पे 3 माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं तो वन जो यहाँ पे 3 माइक्रोट्यूब्यूल्स का जो पेयर है इसके अंदर देखेंगे तो टोटल ट्यूबुलिन प्रोटीन के मॉलिक्यूल कितने होंगे? 33। अरे कितने होंगे? 33। समझ में तो आया क्या ये? श्योर ना? अब बच्चों जब हम देखेंगे तो माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट रहेंगे और पेरिफेरली प्रेजेंट रहेंगे। जो पेरिफेरली माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट है वो माइक्रोट्यूब्यूल्स बच्चों सिंगल सिंगल नहीं होते, डबल डबल नहीं होते। कितने होते हैं? 3 3। अगर 3 3 है तो बोला जाएगा ट्रिपलेट। क्या बोला जाएगा? ट्रिपलेट। तो ये ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स है। क्या बच्चे? ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स। जो ये ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स है, इन ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स को देखेंगे तो हम बच्चों देख रहे हैं एक तो कंप्लीट है और 2 इनके साथ में अटैच है। तो 1 के अंदर ट्यूबुलिन प्रोटीन के मॉलिक्यूल कितने? 13। रिमेनिंग के अंदर कितने हैं? 10। हमने इन माइक्रोट्यूब्यूल्स को नाम दिया है ए बी सी। क्या नाम दिया है? ए बी सी। ए बी सी यानी जितने भी माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं उनको क्या नाम दे दिया है? ए बी सी। जब हम पेरिफेरली बच्चों माइक्रोट्यूब्यूल्स देखते हैं तो टोटल माइक्रोट्यूब्यूल्स कितने हैं पेरिफेरली? आप लोगों को ट्रिपलेट की फॉर्म में काउंट करना है। सबसे पहले ट्रिपलेट की फॉर्म में काउंट करेंगे तो कितने होंगे? 9। काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ट्रिपलेट की फॉर्म में कितने हैं? 9। लेकिन टोटल कितने? 9 इंटू 3 कितने हो गए? 27। अरे कितने हो गए? 27। ट्रिपलेट की फॉर्म में कितने हैं? 9। और बच्चों टोटल कितने हैं? 27। ठीक है जी। अब बच्चों जब इनका अरेंजमेंट लिखा जाता है तो अरेंजमेंट कैसे लिखा जाता है? माइक्रोट्यूब्यूल्स का अरेंजमेंट बताना है हमें सेंट्रियोल के अंदर। तो बच्चे सबसे पहले पेरिफेरली बोला जाएगा कितने माइक्रोट्यूब्यूल्स है और फिर बोला जाएगा सेंटर में कितने। यहां पर सेंटर के अंदर कोई माइक्रोट्यूब्यूल नहीं है। सेंटर के अंदर कोई माइक्रोट्यूब्यूल नहीं है। अगर सेंटर में कोई माइक्रोट्यूब्यूल नहीं है तो क्या बच्चों जीरो होगा? अरे बोलो क्या रहेगा? जीरो। तो माइक्रोट्यूब्यूल्स और माइक्रोट्यूब्यूल्स का अरेंजमेंट बता रहा हूं और माइक्रोट्यूब्यूल्स का अरेंजमेंट है उस अरेंजमेंट को यहां पर बोला जाता है 9+0। क्या बोला जाता है? 9+0। आप बोलोगे 9+0 क्यों बोला गया? 9 यहां पे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ट्रिपलेट को। अरे किसको? ट्रिपलेट को। जब बच्चे पुराने जमाने में ध्यान से सुनते जाए, जब बच्चे पुराने जमाने के अंदर साइंटिस्टों ने सेंट्रियोल को देखा तो उन लोगों को अराउंड सिंगल सिंगल जो पेरिफेरल और पेरिफेरल सिंगल सिंगल माइक्रोट्यूब्यूल्स नजर आए, क्योंकि उस टाइम बच्चे माइक्रोस्कोप और इतनी फैसिलिटी नहीं थी। जब नहीं थी तो सिंगल सिंगल उनको माइक्रोट्यूब्यूल्स नजर आए तो उन्होंने अरेंजमेंट बोला 9+0। जब बच्चों मॉडर्न साइंटिस्ट आए और टेक्नोलॉजी थोड़ी डेवलप हुई तो साइंटिस्टों को पता चला कि पेरिफेरली सिंगल सिंगल नहीं होते हैं, ट्रिपलेट फॉर्म में होते हैं। तो फिर बच्चों जो पुराना अरेंजमेंट दिया गया उसमें कोई चेंज नहीं किया गया, बस एक चेंज कर दिया गया कि 9 है वो 9 किस फॉर्म में है? ट्रिपलेट फॉर्म में। अरे किस फॉर्म में है? ट्रिपलेट फॉर्म में। तो अरेंजमेंट क्या बोला गया? 9+0। हेलो क्या बोला गया है? 9+0। अब बच्चों जो ये पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, ये पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स आपस में रहते हैं अटैच, और आपस में अटैच होंगे तो इनको अटैच करेगा प्रोटीन। कौन अटैच करेगा? प्रोटीन। जितने भी इस स्ट्रक्चर के अंदर आप जितने भी इस स्ट्रक्चर में जो भी नजर आएगा वो सब क्या होगा? प्रोटीन। और आप लोग ये भी कंफर्म कर ले कि इनके जो बिटवीन माइक्रोट्यूब्यूल्स है इन ट्रिपलेट के बिटवीन जो स्पेस रहेगा वो इक्वल रहेगा। मैंने बनाया थोड़ा बहुत ज्यादा कम हो सकता है, लेकिन जब स्ट्रक्चर देखेंगे हम एक्चुअल में तो इनके बिटवीन स्पेस क्या रहता है बच्चे? सेम। अब देखेंगे तो बच्चे ये माइक्रोट्यूब्यूल्स पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स आपस में अटैच होते हैं एक प्रोटीन फाइबर से, और जब प्रोटीन फाइबर से अटैच होते हैं तो ए सी माइक्रोट्यूब्यूल आपस में क्या होगा? अटैच। जब एसी माइक्रोट्यूब्यूल्स को एक प्रोटीन फाइबर अटैच कर रहा है तो इस प्रोटीन फाइबर को बोल दिया जाएगा बच्चे एसी लिंकर। क्या बोल दिया जाएगा? एसी लिंकर। तो एसी लिंकर है ये। एसी लिंकर क्या करता है? क्या बच्चे ए और सी माइक्रोट्यूब्यूल्स को आपस में अटैच करता है। अरे क्या करेगा? ए एंड सी माइक्रोट्यूब्यूल्स को क्या करेगा? अटैच।
आगे और बात करें बच्चे तो सेंटर के अंदर आप लोगों को एक प्रोटीनियस स्ट्रक्चर नजर आएगी। जो सेंटर में प्रोटीनियस स्ट्रक्चर है इसको बोला जाता है बच्चे सेंट्रल हब। क्या बोला जाता है? सेंट्रल हब। तो ये सेंट्रल हब कहां पे प्रेजेंट है? क्या सेंट्रियोल के सेंटर में है? अरे बोलो। तो सेंट्रियोल के सेंटर में जो प्रोटीनियस स्ट्रक्चर है इसको क्या बोला जाता है? सेंट्रल हब। बच्चों जितने भी पेरिफेरल ए माइक्रोट्यूब्यूल है, इन ए माइक्रोट्यूब्यूल के जस्ट इनसाइड आप लोगों को एक प्रोटीन मिलेगा। उस प्रोटीन को नाम दिया जाता है एक्स। क्या नाम दिया जाता है? एक्स। यानी जितने भी पेरिफेरल ए माइक्रोट्यूब्यूल है इनके अंदर की तरफ क्या मिलेगा बच्चे? एक्स प्रोटीन। अरे कौन सा प्रोटीन मिलेगा? एक्स। तो ये प्रोटीन कौन सी है? एक्स। और 2x प्रोटीन के बिटवीन एक प्रोटीन और प्रेजेंट रहती है, उस प्रोटीन को बोला जाता है वाई। अरे क्या नाम दिया जाता है? वाई। तो जितने भी एक्स प्रोटीन है उनके बिटवीन कौन सी प्रोटीन मिलेगी? वाई। अब बच्चों एक्स और वाई प्रोटीन को भी एक प्रोटीन फाइबर अटैच करेगा। जो प्रोटीन फाइबर एक्स एंड वाई प्रोटीन को अटैच करेगा उस प्रोटीन फाइबर को बोला जाएगा एक्स वाई लिंकर। क्या बोल दिया जाएगा? एक्स वाई लिंकर। तो बताइए एक्स वाई लिंकर क्या करता है? क्या एक्स एंड वाई प्रोटीन को अटैच करता है? अरे बोलो। तो एक्स वाई लिंकर क्या करता है? एक्स एंड वाई प्रोटीन को अटैच करता है। अब बच्चों जितने भी जो एक्स प्रोटीन है और एक्स प्रोटीन के अगर पेरिफेरल देखेंगे तो कौन सा माइक्रोट्यूब्यूल होगा? ए होगा, बी होगा या सी होगा? ए। अरे कौन सा होगा? ए। तो जो भी ए माइक्रोट्यूब्यूल है वो ए माइक्रोट्यूब्यूल सेंट्रल हब से अटैच होता है। और जब सेंट्रल हब से अटैच होता है तो बच्चे एक्स प्रोटीन है, उस एक्स प्रोटीन से होते हुए सेंट्रल हब से अटैच होगा। तो इनको सेंट्रल हब से अटैच करने के लिए पेरिफेरल ए माइक्रोट्यूब्यूल को सेंट्रल हब से अटैच करने के लिए एक प्रोटीन फाइबर आता है और इस प्रोटीन फाइबर को बोला जाता है रेडियल स्पोक। क्या बोला जाता है? रेडियल स्पोक। आप तो मुझे बताइए रेडियल स्पोक के नंबर कितने होंगे टोटल? अरे बोलो। जितने बच्चों पेरिफेरल ए माइक्रोट्यूब्यूल के नंबर होंगे उतने ही क्या रेडियल स्पोक के नंबर होंगे? अरे बोलो। तो रेडियल स्पोक के नंबर कितने होते हैं? 9। अरे कितने होंगे? 9। याद रहेगा। अब देखो ये जितने भी स्ट्रक्चर बनाई है ये क्या है बच्चे? रेडियल स्पोक। अरे क्या है? रेडियल स्पोक। और इसके भी नंबर कितने होंगे? 9। एक्स और वाई जो प्रोटीन थी उसको अटैच करने वाली स्ट्रक्चर है इसको क्या बोला जाएगा? एक्स वाई लिंकर। क्या नाम देंगे? एक्स वाई लिंकर। ये आपके सामने बच्चे किसकी स्ट्रक्चर बन गई है? सेंट्रियोल की। सेंट्रियोल के अराउंड क्या आपको कोई मेम्ब्रेन नजर आ रही है? देखो देखे क्या सेंट्रियोल के अराउंड कोई मेम्ब्रेन नजर आ रही है? अरे देखो आंखें खोल के, कोई मेम्ब्रेन नहीं है। तो सेंट्रियोल बच्चों विदाउट मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल होता है। सेंट्रियोल क्या होता है? विदाउट मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल। तो सेंट्रियोल के लिए याद रखना है कैसा स्ट्रक्चर होती है? विदाउट मेम्ब्रेन बाउंड। इनके अंदर मेम्ब्रेन तो नहीं होती है लेकिन बच्चों पेरिफेरल जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं इन पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स के अराउंड यहाँ पे प्रोटीन प्रेजेंट रहती है। ये क्या प्रेजेंट रहती है? प्रोटीन। ये जो पेरिफेरली प्रोटीन प्रेजेंट रहती है इस प्रोटीन को नाम दिया जाता है बच्चे मेसियोल। क्या बोला जाता है? मेसियोल। और इसी को एक और नाम दिया जाता है पेरीसेंट्रियोलर सैटेलाइट। क्या नाम दिया जाता है? पेरीसेंट्रियोलर सैटेलाइट। ये जितने भी पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स है उनके अराउंड प्रेजेंट रहेगी। तो इसको नाम क्या दिया जाता है बच्चे? मेसियोल या फिर क्या बोला जाएगा? पेरीसेंट्रियोलर सैटेलाइट। क्वेश्चन ये बनता है कि पेरीसेंट्रियोलर सैटेलाइट का फंक्शन क्या होगा? कौन शेयर कर रहा है स्क्रीन? कर दिया स्टॉप। पढ़ना कम है, फालतू की बकवासबाजी ज्यादा करनी है। पेरीसेंट्रियोलर सैटेलाइट है। इस पेरीसेंट्रियोलर सैटेलाइट का क्या फंक्शन होता है? पहला पॉइंट इधर ध्यान दे। ये जो पेरीसेंट्रियोलर सैटेलाइट है इसको बच्चों आज तक सेंट्रियोल से सेपरेट नहीं किया जा सका है। अगर पेरीसेंट्रियोलर सैटेलाइट को आज तक सेंट्रियोल से सैटेलाइट को अगर सेपरेट नहीं किया जा सका है तो इसको बोला जाएगा एमॉर्फस। क्या बोला जाएगा? एमॉर्फस।
कैन नॉट बी सेपरेट है तो क्या बोलेंगे, एमॉर्फस। तो जब एनसीईआरटी पढ़ोगे तो एनसीईआरटी के अंदर लिखा मिलेगा कि सेंट्रियोल है, उस सेंट्रियोल के पेरिफेरल प्रेजेंट रहता है एमॉर्फस पेरिसेंट्रियोलर सैटेलाइट। क्या प्रेजेंट रहता है, एमॉर्फस पेरिसेंट्रियोलर सैटेलाइट। क्वेश्चन ये आता है कि इस एमॉर्फस पेरिसेंट्रियोलर सैटेलाइट का फंक्शन क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, फंक्शन होता है ओल्ड सेंट्रियोल से न्यू सेंट्रियोल बनाना। यानी मेसियोल ही क्या करते हैं बच्चे, ओल्ड सेंट्रियोल से न्यू सेंट्रियोल बनाते। अगर ये ओल्ड सेंट्रियोल से न्यू सेंट्रियोल बना रहे हैं तो क्या सेंट्रियोल अपना फॉर्मेशन खुद कर रहा है, अरे बोलो। अगर सेंट्रियोल अपना फॉर्मेशन खुद ही कर रहा है तो क्या सेंट्रियोल के अंदर सेल्फ डुप्लीकेशन की कैपेसिटी होती है, अरे बोलो। तो सेंट्रियोल बच्चों सेल्फ डुप्लीकेटिंग सेल ऑर्गेनल है। इसके अलावा और कौन से सेल्फ डुप्लीकेटिंग सेल ऑर्गेनल होंगे, क्या माइटोकॉन्ड्रिया अपने नंबर खुद इंक्रीज करता है, क्या क्लोरोप्लास्ट खुद करता है। तो बच्चों टोटल जो सेल्फ डुप्लीकेटिंग सेल ऑर्गेनल है उनके नंबर कितने हैं, 3। कौन कौन से, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड सेंट्रियोल। याद रहेगा बच्चे। सेंट्रियोल और सेंट्रियोल का फंक्शन क्या होगा ये समझना है। तो सेंट्रियोल और सेंट्रियोल का फंक्शन रहेगा ड्यूरिंग सेल डिवीजन स्पिंडल फाइबर को अटैच करना। स्पिंडल फाइबर और स्पिंडल फाइबर को अटैच करना किसका फंक्शन रहेगा, सेंट्रियोल का। इसके अलावा सेंट्रियोल और सेंट्रियोल ड्यूरिंग सेल डिवीजन बच्चों सेल और सेल का प्लेन डिसाइड करता है। क्या डिसाइड करता है, प्लेन। आप मुझे बताइए सेल के अंदर अभी क्या आप प्लेन डिसाइड कर सकते हो कि ये इसका मिडल पार्ट है, ये इसका मिडल पार्ट है, क्या कर सकते हैं क्या, नहीं। अगर नहीं कर सकते तो सेंट्रियोल कैसे करता है, ड्यूरिंग सेल डिवीजन सेंट्रियोल अपोजिट पोल पे जाता है। कहां जाता है, अपोजिट पोल पे। जब ये सेंट्रियोल बच्चों अपोजिट पोल पे चला गया तो हम बोल सकते हैं ये सेल और सेल का क्या है, मिड पार्ट, ये सेल का क्या है बच्चे, प्लेट। अगर मिड पार्ट है, प्लेट है, तो क्या प्लेन डिसाइड हो रहा है, अरे बोलो। तो ड्यूरिंग सेल डिवीजन सेल और सेल का प्लेन डिसाइड करने में कौन हेल्प करता है, सेंट्रियोल। इसके अलावा जब आगे जाओगे तो सीलिया एंड फ्लेजिला की स्ट्रक्चर के अंदर एक पार्ट मिलता है जिसका नाम है बेसल बॉडी। क्या नाम है, बेसल बॉडी। सीलिया एंड फ्लेजिला की बेसल बॉडी का बच्चों फॉर्मेशन करता है, वो करता है सेंट्रियोल। कौन करता है, सेंट्रियोल। तो याद रखना है सीलिया एंड फ्लेजिला की बेसल बॉडी का फॉर्मेशन कौन करता है, सेंट्रियोल। ड्यूरिंग सेल डिवीजन सेल का प्लेन डिसाइड कौन करता है, सेंट्रियोल। और ड्यूरिंग सेल डिवीजन स्पिंडल फाइबर जिस स्ट्रक्चर से अटैच होते हो कौन, सेंट्रियोल। अरे ठीक है, याद रहेगा। सेंट्रियोल क्या प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट होगा, एब्सेंट होगा। सेंट्रियोल के अराउंड क्या मेम्ब्रेन होगी, विदाउट मेम्ब्रेन बाउंड होगा। सेंट्रियोल और सेंट्रियोल क्या सेल्फ डुप्लीकेटिंग सेल ऑर्गेनल है, अरे यस और नो। सेंट्रियोल को अगर नॉर्मली साइटोप्लाज्म में देखेंगे तो कैसी स्ट्रक्चर, सिलेंड्रिकल या कार्टविल लाइक, सिलेंड्रिकल। टू सेंट्रियोल मिलके क्या डिप्लोजोम बनाते हैं, डिप्लोजोम के अराउंड जो डेंस फ्लूइड होता है और डिप्लोजोम मिलेंगे तो क्या बनेगा, सेंट्रोजोम। तो क्या 1 सेंट्रोजोम इक्वल्स टू 2 सेंट्रियोल, अरे यस और नो, कंप्लीट सेंट्रियोल। सेंट्रियोल क्या हो गया है, कंप्लीट। आगे आता है सीलिया एंड फ्लेजिला। क्या आता है बच्चे, सीलिया एंड फ्लेजिला। सीलिया एंड फ्लेजिला। टाइम हो गया क्या, बड़ा जल्दी बताते हो, टाइम हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। ओल्ड सेंट्रियोल से न्यू सेंट्रियोल फॉर्म करना। हाँ, ऑटोनोमस नहीं, सेल्फ डुप्लीकेटिंग। ऑटोनोमस नहीं बोलते। अरेंजमेंट 9+0, 9 पेरीफेरली ट्रिपलेट फॉर्म में काउंट कीजिए बच्चे। 9 है वो पेरीफेरली ट्रिपलेट फॉर्म में, ट्रिपलेट फॉर्म में। ट्रिपलेट बोल रहा हूँ, सिंगलेट फॉर्म में नहीं बोल रहा हूँ। यानी 3 है और टोटल कितने हैं, 9। तो बोला जाएगा 9। सेंटर के अंदर कोई माइक्रोट्यूब्यूल नहीं है तो बोला जाएगा 0। 9+0। लेकिन आपसे बोला जाए कि टोटल माइक्रोट्यूब्यूल्स कितने, तो टोटल माइक्रोट्यूब्यूल्स कितने होंगे, कितने होंगे, 27। अगर अरेंजमेंट पूछा जाए तो अरेंजमेंट क्या बताना है, 9+0। 9 किस फॉर्म में, सिंगलेट, डबलेट या ट्रिपलेट, ट्रिपलेट। ठीक है, थैंक यू सो मच।